अब आएगा मजा। हेलो, क्या हालचाल भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अबे कैसे हो? हम्म। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तेरी चैट रुक गई, रुक जा, चैट सही करूं। अबे कैसे चैट रुक गई भाई? हाँ। यस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। न्यू वॉच, नया चैप्टर, नई घड़ी। ठीक है। नई उम्मीदें। ठीक है। यस। और बता कैसा है? और बता कैसा है? सर इसका मतलब फिजिक्स में तो बहुत सारे चैप्टर है, हम इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब बेटा तू ये समझ, मुझे जिस चीज का शौक होता है ना, मैं अपने पास बहुत सारी चीजें रखता हूँ। ठीक है। हाँ। अब जिस चीज का मुझे शौक हो जाता है फिर मैं नहीं रुकता हूँ, फिर मैं उसकी क्वांटिटी बढ़ाता चला जाता हूँ, बढ़ाता चला जाता हूँ, बढ़ाता चला जाता हूँ। हाँ। अब ये मत कहना सर गर्लफ्रेंड का भी शौक है क्या? ना 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 भाई, उतना शौक नहीं है, उतना समय ही नहीं है। हाँ। और बता कैसा है तू? है? कह रहा सर डिप्रेशन में है। अबे भाड़ में क्या, 10th का मार्क्स यार है। जान दे बेटा। कोई बात नहीं, 2 दिन बुरा लगेगा। ठीक है। ना लग रहा हो तो बता दे, मैं थोड़ा और कुरेद देता हूँ तेरे जख्म को। ठीक है। कि 10th में तेरे मार्क्स नहीं आए तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, 10th के मार्क्स तो बहुत जरूरी होते हैं सोसाइटी में इज्जत पाने के लिए। ठीक है। रिश्तेदारी में जब जाते हैं तो 10th के मार्क्स अगर अच्छे आ जाते हैं तो नाश्ता बहुत अच्छे से कराया जाता है। ये सब सुनना चाह रहा है तू? है? है? अबे भाड़ में गए 10th के में। फोकस कर अब 11th क्लास पे। तेरा टारगेट अब केवल एक ही होना चाहिए कि सर जेई फोड़ना है। सारी बात समझ में? हाँ। इतनी मेहनत तूने 10th क्लास में की है, उस मेहनत का जो है, समझ, रिजल्ट में कन्वर्ट करना है उसको। यस। कद्दू गैंग। अबे जिंदा तो हो। है? शायरी, हाँ शायरी हो गई आज। माहौल तू माहौल बनाना, मैं शायरी बना दूंगा। ठीक है, तू माहौल बनाना, मैं शायरी बना दूंगा। ठीक है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ मेरे भाई, किसी के मार्क्स अच्छे आ गए बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अगर किसी के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, प्लीज हवा में मत उड़ना। कभी कभी मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जिनकी 10th में परसेंटेज बहुत अच्छी आ जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाती है, और फिर वो थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं। ठीक है। एक महीना लाइटली लिया और भाई साहब चीजें हाथ से निकल जाती हैं। ठीक है। तो इस बात से प्लीज, इस बात का ध्यान रखना। मैंने बोला था 2 दिन 3 दिन जितने भाव खाने हैं उतने भाव खा लो। ठीक है। जिसको कॉल कर करके परेशान करना है, कॉल कर करके परेशान कर लो कि देखो मेरे इतने परसेंट आए, मेरे इतने परसेंट आए, मेरे इतने परसेंट आए। ठीक है। जितना जो है खुद में खुशी फील करनी है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, वो सब करा लो और फिर भैया जल्दी से काम पे लग जाओ। ठीक है। हाँ। मेरी तो 10th की मार्कशीट भी पता ना कहाँ है, मार्कशीट भी खो गई दूसरी। ठीक है। पता नहीं कहाँ खो गई। वो तो आजकल डीजी लोकर का वो मिल जाता है, तो उसमें रोल नंबर डाल दो तो पता चल जाता है इतने 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 मार्क्स थे। ठीक है। हाँ, इसे लोड मत ले बिल्कुल भी। जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। ठीक है। चलो, ये वाली बात हो गई है। अगला। और अब देख ध्यान से सुन, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है वेक्टर। ठीक है। ठीक है सर। अब एक चीज मैं चाहूंगा कि बिल्कुल क्लियर हो, तेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है। पहली चीज, सर आपने एरर क्यों नहीं कराया? मैं एरर को लास्ट में कराऊंगा। आरी बात समझ में? मैं पहले क्लियर कर देता हूं, मैं एरर को लास्ट में कराऊंगा। लास्ट का मतलब समझ रहा है ना? लास्ट का मतलब समझे, जब चैप्टर हमारा 11th क्लास का सबसे लास्ट में मैं तेरे को एरर कराऊंगा। ठीक है। हम पढ़ रहे हैं जेई की प्रिपरेशन के लिए, और मेरे भाई जेई की प्रिपरेशन के लिए मुझे तेरा दिमाग खोलना बहुत जरूरी है। और धीरे 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 तेरा जो है नए तरह के सवालों के लिए, फिजिक्स के लिए दिमाग ओपन करना बहुत जरूरी है। और हमारी फिजिक्स अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है, मजबूरी है, क्या करे, पढ़ना पड़ता है यूनिट एंड डायमेंशन। पिछले साल तो मैंने प्रयास बैच में यूनिट एंड डायमेंशन को सबसे लास्ट में पढ़ाया था। तो देखना, बेसिक मैथ्स के बाद तुरंत मैंने काइनेमेटिक्स में शिफ्ट कर दिया था, प्रॉपर बैच में, क्योंकि वो बच्चे मैच्योर होते हैं, उनको समझदार, वो समझदार होते हैं, उनको पता होता है कि हाँ भाई एक्चुअली जो फिजिक्स होती है वो तो काइनेमेटिक्स से बाद स्टार्ट होती है। ठीक है। तो इसलिए प्लीज इसको लेके पैनिक मत होइएगा। ठीक है। मैं वो कराऊंगा लेकिन बाद में कराऊंगा। ठीक है। अब बात आई, बोले सर स्कूल में आया तो हमने तो भैया स्कूल में आया तो एक काम करिए भैया, तेरे स्कूल वाले जो गुरुजी है ना, है, बोले हाँ, उनकी 1-2 क्लास अटेंड कर लेना भैया, जितना वो तुझे स्कूल में पढ़ाएंगे उतना ही वो टेस्ट में आएगा, तो भैया वहां से तू संभाल लेना। खत्म कहानी।
ठीक है, ओके। चलो अब मुझे तू एक बार एडवांस में फोकस करने दे, ठीक है, और तू मेरे साथ लग और फिर मिलकर देख, मचाते हैं दोनों भाई मिलकर बढ़िया तरीके से, करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, तो देखना, ठीक है, जैसे 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 फिजिक्स आगे स्टार्ट होती चली जाएगी, तेरे ऊपर स्ट्रेस उतना ही कम होता चला जाएगा। सिलेबस बढ़ेगा लेकिन स्ट्रेस कम होता चला जाएगा, मजा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़े। एआईआर बैच के बारे में यार अभी मेरी ठीक से बात हो नहीं पाई यार, पूरी इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है, ठीक है। जब मिल जाएगी तो मैं बता दूंगा तुम्हें। कल की भी तो क्लास है अपनी, है, मैं एक बार मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, रुको, क्या नाम है? मैम अर्जुना बैच में कोई एआईआर बैच लॉन्च हुआ है क्या? उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या मतलब है, क्या मसला है, क्या प्लानर है, क्या चीज है, वो सारी प्लीज इंफॉर्मेशन। फिर इससे डिलीट हो गया। मैम अर्जुना बैच में कोई एआईआर बैच स्टार्ट हुआ है क्या? बच्चे यहाँ पर काफी टाइपिंग कर रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में प्लीज पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए, कब स्टार्ट हुआ है, क्या है, कितने बच्चे हैं, और जो है उनका टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा, प्लानर क्या रहेगा, क्या है, सारी चीजें प्लीज मुझे भेजिएगा यहाँ पर। चलो हो गया, कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अब शुरू करें फिर, है, ओके। पहले मैं पता कर लूं, उसके बाद फिर बोलूंगा भाई साहब, उससे पहले कुछ नहीं बोलूंगा। सब पेन तोड़ दो। चल ठीक है, चला गया। शुरू करें फिर अब, है, लेट्स स्टार्ट। रेडी स्टडी गो। जरा एक बार सब लोग हार्ट का साइन बना दे, सारे बच्चे अगर सब लोग तैयार है तो, क्योंकि यहां से थोड़ा 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 फिर इसकी फील तुम्हें आना स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी से सारे बच्चे, मिनट से पहले, तब तक मैं एक टॉफी खा लेता हूँ, टॉफी। हाँ, समोसा में से नहीं खाया हूं मैं, कल पकोड़ा खा लिया था भाई साहब, अब नहीं खाऊंगा। रेडी, यस सर, ओके। चलो अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला, वेक्टर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सभी बच्चों से बोलूंगा, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सारे बच्चे जितने भी यहाँ पर हैं, ठीक है। मैं किनारे हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा है आप लोगों के बारे में। जाहिर सी बात है, हर टीचर ये चाहता है कि भाई हर साल कुछ ना कुछ बेटर करे, ठीक है। तो आपके लिए मैंने बहुत कुछ सोचा है इस बार, तो उसके लिए मेरा आपसे कनेक्शन बने रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये टेलीग्राम चैनल पे अब मैं थोड़ा सा और ज्यादा एक्टिव हो जाऊंगा। हो सकता है मैं कभी केपीपी आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया करूं, उसका सॉल्यूशन पीडीएफ में इसी पे सेंड कर दिया करूं, कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो इसी में सेंड कर दिया करूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं इस पे सेंड कर दिया करूं, ठीक है। तो सब लोग इसको कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। और दूसरी बात, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करना, तुम बच्चों की तरह से लड़ते हो ना, तो मुझे कभी तरस भी आता है, कभी गुस्सा भी आता है, ठीक है। मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, तुम भाई साहब 11वीं क्लास वालों, ठीक है, पहले जितने बच्चे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए थे, वो तुम पे पता नहीं क्या क्या सोचते हैं कि यार कैसे बच्चे 11वीं क्लास के आपस में लड़ रहे हैं, अब्यूजिंग कर रहे हैं, ठीक। तो ये सब नहीं करना है, अरे बात समझ में, खुश रहना है, मस्त रहना है, ठीक है। कभी किसी से बहस नहीं करनी है, कभी किसी को रिप्लाई नहीं करना है, कभी किसी को ज्ञान नहीं देना है, ना किसी का ज्ञान लेना है, ठीक है ना। आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा डेफिनेटली। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। क्या स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा का है? सर हम लोग नहीं चलाते हैं, नहीं चलाते हैं तो इट्स ओके, ठीक है, नहीं चलाते हैं तो इट्स ओके, ठीक है। लेकिन अगर चलाते हैं तो यस डेफिनेटली, ठीक है। इसको जो है, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएंगी बीच बीच में, उसकी टेंशन मत ले तू, ठीक है ना। ठीक है, जल्दी रेडी, नो स्क्रीनशॉट, ठीक है, कोई बात नहीं, लेक्चर के लास्ट में मैं इसको अटैच कर दूंगा, ठीक है। चलो तो अब शुरू करते हैं भाई साहब, हमारा चैप्टर का नाम है वेक्टर, ठीक है। पहले अब सारे बच्चे पेन नीचे रख दे, ऐसे रख दे, ऐसे ऐसे ऐसे, सारे बच्चे नीचे पेन रख दो इस प्रकार से, ऐसे। स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो मैं कह रहा हूं सारे बच्चे पेन नीचे रख दे इस टाइम पर, अब बैठ कर केवल सुने, ठीक है। क्योंकि जो है सलीम भैया की जो कहने का क्या बोलते हैं उसको, चैप्टर को उठाने का तरीका है, ठीक है, वो बहुत ही मतलब काफी जो है बच्चे इस चीज को मानते हैं कि एकदम धीरे धीरे चीजें भेजे के अंदर घुसती चली जाती है, तो इसलिए ध्यान से सुन, ठीक है। पेन नीचे रख दो सारे बच्चे, ठीक। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है वेक्टर, ये मैथ्स का पार्ट है। बेसिक मैथ्स पढ़ा था हमने, सारी गणित थी, बोले हाँ सर। वेक्टर है, इसमें भी सारी गणित ही है। अब तू कहेगा सर है ये भी मैथ्स का है, मैंने कहा हाँ भाई। तेरे को यकीन नहीं हो रहा तो चेक करके देख लेना, 12th क्लास की एनसीईआरटी उठा ले, या 12th क्लास की कोई सी भी किताब उठा ले, कोई जेई किताब उठा ले, एडवांस की किताब उठा ले, वहां पर तेरे को एक चैप्टर मिलेगा जिसका नाम होगा वेक्टर एंड 3D।
अरे बात समझ में, हो सकता है काफी बच्चे जानते भी हो उस चीज को, ठीक। तो वेक्टर एंड 3D तू 12th क्लास में पढ़ेगा, मैथ्स में पढ़ेगा, अरे बात समझ में, डिटेल में पढ़ेगा। और जब तू वो पढ़ लेगा तब तू जब फिजिक्स वाला वेक्टर देखेगा तो तू हंसेगा, बोले हैं ये था वेक्टर, हम तो परेशान होते थे फालतू में इसको लेके, पता नहीं क्या क्या होगा इसके अंदर, ठीक। तो पहले मैं तुझे चाहता हूं कि तेरा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रहे कि वेक्टर इज ए मैथमेटिकल चैप्टर, ये मैथ्स का पार्ट है, लेकिन हमको यहां पर केवल उतना पढ़ना है जिससे हमारा फिजिक्स में काम चल जाए। हमको यहां पर वेक्टर में पीएचडी नहीं करनी है, वो पीएचडी तू 12th क्लास में करना, बढ़िया बढ़िया तरीके धांसू तरह का सवाल करना। हमको यहां पर केवल वेक्टर उतना पढ़ना है जिससे हमारा फिजिक्स में काम चल जाए, जिससे हमारी फिजिक्स ना अटके, जिससे फिजिक्स में जहां जहां जरूरत है वो सारे सवाल हमसे बन जाए। हमको केवल उतना ही पढ़ना है और केवल उतना ही पढ़ना, उससे ज्यादा हमको नहीं जाना है। उससे ज्यादा जाओगे तो बेवजह टाइम वेस्ट होगा। वो अब जब समय बचा के हम वो समय लगाएंगे अपनी फिजिक्स में, क्योंकि हमको यहां पर फिजिक्स पढ़नी है। जब तू एडवांस का पेपर देने जाएगा, ठीक है, मेंस का पेपर देने जाएगा, एडवांस का पेपर देने जाएगा, तब तू मैथ्स में वेक्टर पढ़ चुका होगा, तो मैथ्स में बिल्कुल माहिर हो चुका होगा वेक्टर का, ठीक है। तो इसीलिए अभी यहां पर हमको केवल उतना पढ़ना है जितने की हमें जरूरत है। पहले मैं चीज क्लियर कर देता हूं, क्लियर है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर सब तू मार्केट की कोई किताब लगा रहा है, तूने वहां पे वेक्टर देख लिया, अब भाई साहब अब कोई एक ऑथर है, उसने उसको वो फिजिक्स की बुक लिख रहा है और उन्होंने वेक्टर लिखी, वेक्टर का चैप्टर लिखा और उस वेक्टर में मैथ्स वाला पार्ट ऐड कर दिया, तो हो सकता है तू वो देख के थोड़ा सा पैनिक होता है, अरे ये तो इतना टफ है, ये तो इतना मुश्किल है। तो इसलिए मैं तुझे पहली क्लियर कर रहा हूं, हमको केवल उतना पढ़ना है जितना काम का है, और जितना काम का है वो मैं सब तुझे यहां पे कराऊंगा, पहली बात। अब दूसरी बात आई, बोले सर वेक्टर हम यहां पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है वेक्टर पढ़ने की, ठीक है। तो मैं तेरी चैटिंग बंद कर रहा हूं, ध्यान से सुन, नोट्स वोट्स सब लिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लेना उसकी बिल्कुल भी, ठीक है। वेक्टर में नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चैटिंग बंद कर रहा हूं, ध्यान से सुन, ठीक है। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स में चमचमाते हुए तेरे बढ़िया तरीके से मैं लिखाऊंगा, ठीक ठीक है सर। बोले सर क्या जरूरत है वेक्टर की, मन का भाई देख, कहानी ये है कि हमारी फिजिक्स स्टार्ट होने जा रही है, ठीक ठीक है सर जी। अब हमें सबसे पहले हमने क्या चीज पढ़ी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी वो हम लोगों ने देख लिया कि भाई साहब क्वांटिटी जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब हमारे सामने हम बैठे पड़े, हमारे सामने हजारों की तादाद में फिजिकल क्वांटिटी पड़ी है जिनको हमने डिफाइन किया, ठीक ठीक है सर जी। किसी का नाम डिस्टेंस है, किसी का नाम डिस्प्लेसमेंट है, किसी का नाम फोर्स है, किसी का नाम वेलोसिटी है, किसी का नाम एनर्जी है, किसी का नाम काइनेटिक एनर्जी है, किसी का नाम पोटेंशियल एनर्जी है, किसी का नाम टोटल एनर्जी है, किसी का नाम इंटरनल एनर्जी है, किसी का नाम हीट एनर्जी है, ठीक है, किसी का नाम रेसिस्टेंस है, किसी का नाम करंट। ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने पड़ी है, बनकर ठीक है। अब क्या ये फिजिकल क्वांटिटी हमको नेचर ने दी, क्या नेचर ने बोला कि ले 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 ले, ले भैया 7 फिजिकल क्वांटिटी ले 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 ले, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने फिजिक्स को समझने की कोशिश करी, हमने फिजिक्स के जो लॉ नेचर के अंदर छुपे हुए हैं उनको पहचानने की कोशिश करी, और जब उनको एक दूसरे को समझाना था, हमें सारी दुनिया को कम्युनिकेट करना था, तो फिर हमें आवश्यकता पड़ी किस चीज की, फिजिकल क्वांटिटी की, कि भाई कम से कम को डिफाइन तो कर दे कि कौन क्या होता है, कि भाई साहब ये होता है। आपने उसको डिफाइन कर दिया, सारी दुनिया को बता दिया, सारी दुनिया ने मान लिया, उसके बाद आपकी फिजिक्स स्टार्ट हुई। तो उसी प्रकार से हमने देखा ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी थी जिनके लिए उनकी डायरेक्शन का बहुत बड़ा महत्व था। मैग्नीट्यूड तो महत्वपूर्ण है ही भाई साहब, मैग्नीट्यूड तो है ही सर, मैग्नीट्यूड क्यों महत्वपूर्ण है भाई, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ही क्या होता है, ठीक है, कि जिसको मेजर कर सके। भाई मेजर करने जा रहे हो तो कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा ना उसका, मतलब मेजर कैसे करोगे, तो मैग्नीट्यूड तो इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन उसके साथ फिर हम लोगों ने देखा कि ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी जिनके लिए डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण था। मतलब अगर केवल डायरेक्शन बदली तो वो फिजिकल क्वांटिटी बदल गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, हमें उसको बदलना है, तो बदलने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो कहेगा सर मैग्नीट्यूड बदल दो। बोले मैग्नीट्यूड बदलने का मतलब, मैं तो कहूं भाई साहब एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, उसकी वेलोसिटी को बदलना है सपोज, ठीक, तो 10 को उसकी वेलोसिटी बदलना है, अभी 10 से भाग रहा है, तो तू क्या कहेगा, अरे सर 10 का 20 कर दो, बदल गई। यहां केवल अपना काम जो है कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड चेंज करते फील आ गई हमको। लेकिन जब हम लोगों ने सारी फिजिकल क्वांटिटी देखी तो हमको ये चीज समझ में आई कि भाई साहब हमारे सामने ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी है जिनके लिए डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, कि भाई साहब कि वो उनका मैग्नीट्यूड कितना है, उनकी दिशा किधर है। फिर हमने सोचा बोले चलो एक काम करते हैं फिर, ठीक, क्योंकि अभी हम हैं 11th क्लास के सिलेबस पर, 11th-12th क्लास के सिलेबस पर, जेई के सिलेबस पर, तो फिर हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक ठीक है सर जी। जिनके लिए डायरेक्शन महत्वपूर्ण नहीं होता या जिनके लिए डायरेक्शन नहीं होती है, जिनकी डायरेक्शन नहीं होती उनको हमने बोल दिया स्केलर, और जिनकी
फिर कुछ फिजिकल क्वांटिटी को जिनका मैग्नीट्यूड तो महत्वपूर्ण है ही, डायरेक्शन भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो फिर हमने फिर एक काम किया, फिर उनको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया जिसको हम लोगों ने बोल दिया वेक्टर। क्लियर है? तो यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है वेक्टर। जैसे मैं इसको समझाने की छोटा सा एग्जांपल मैं तुझसे लूं, मैं तुझसे बोलूं, मैंने कहा भाई ये बता 5 + 3 क्या होता है, तू कहेगा गुरुजी 8 होता है। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहा है, 5 + 3 = 8 होता है। मैं बहुत बेसिक से, देख मैं हमेशा बोलता हूं बेसिक से पढ़ाता हूं, ठीक है। मुझे पता है आप में से काफी सारे बच्चे वेक्टर नहीं पढ़े होंगे, 9th-10th क्लास में शायद उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं बहुत बेसिक से उठा रहा हूं। मजा आएगा तुझे, मैं जिस दिशा में लेके जा रहा हूं उस दिशा में बिल्कुल चलते जाना। मैं तुझसे कहूं कि भाई साहब सपोज एक आदमी 5 कदम चला, ठीक है भाई साहब 5 कदम चला, 1 2 3 4 5, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और उसके बाद वो 3 कदम चला, बोला हाँ सर जी 3 कदम और चल गया, कहीं भी चल गया। तो मैं अगर तुझसे पूछूं, लिखना मत लिखना मत लिखना मत, तो मैं अगर तुझसे पूछूं, मैंने कहा भाई एक आदमी 5 कदम चला फिर 3 कदम चला, मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा बता टोटल कितना कदम चला या टोटल कितना डिस्टेंस चला, तू कहेगा सर 8 कदम चला। 8 कदम की दूरी उसने तय करी, डिस्टेंस चला, तूने जोड़ दिया, तूने 5 में 3 जोड़ के 8 कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसी सवाल को अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं कि मैं बोलूं भाई साहब एक ब्लॉक है 10 किलोग्राम का, एक ब्लॉक है, ठीक है सर 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक है। अब मैं ऐसा बोलूं कि भाई तूने इस पे आगे फोर्स लगाया F1 = 5 न्यूटन, ठीक है सर, और आगे ही फोर्स लगाया तूने एक और फोर्स F2 = 3 न्यूटन। मतलब दो बंदे हैं, 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, एक ने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स, दूसरे ने लगाया 3 न्यूटन का फोर्स। तो मैं अगर तुझसे बोलूं, मैं कहा भाई ये बता दे टोटल नेट फोर्स कितना हो गया, तो भाई इतना तो जिसको फिजिक्स नहीं आती वो भी बता देगा, गांव का बच्चा बच्चा भी बता देगा, 5 आगे मार रहा है, 3 भी आगे मार रहा है, ठीक, मारने का मतलब धकेल रहा है उसको, दैट मींस जो एफ नेट हो जाएगा वो निकल के आ जाएगा 5 + 3 = 8। मैंने कहा ठीक है कोई बड़ी बात नहीं, ये 8 में क्या आ गया, बोले सर ये 8 में न्यूटन आ गया, थोड़ा यूनिट एंड डायमेंशन का तड़का आ गया कि ये न्यूटन है तो ये भी न्यूटन होगा, न्यूटन में न्यूटन जोड़ोगे तो न्यूटन मिलेगा, ये सब चीजें हम लोग पढ़ के आ गए। मैंने कहा ठीक है सर इसमें क्या बात थी, मैंने कहा बात यही तो पंगा था सारा, कि अब अगर मैं तेरे को एक सवाल और दूं, मैं तुझसे बोलूं, मैंने कहा भाई साहब 10 किलोग्राम का ब्लॉक है और मैंने आगे की तरफ फोर्स लगाया मेरे भाई कितना, 5 न्यूटन का, मैंने आगे तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, और पीछे की तरफ जो F2 है वो इस बार मेरे भाई मैंने पीछे की तरफ लगा दिया 3 न्यूटन का। पहले इस F2 को मैं आगे लगा रहा था, मैंने F2 को पीछे लगा दिया बस। मैंने कहा ठीक है, तो अब अगर मैं तुझसे पूछूं, मैंने कहा मुझे ये बता कि अब इफेक्टिवली नेट फोर्स कितना हो गया, तो तुझे इतनी फील आ रही होगी, इतनी अब तक इतनी फील तो आ गई होगी, बोले सब 5 आगे लगा रहे हो 3 पीछे लगा रहे हो, 5 आगे लगा रहे हो 3 इससे लड़ेगा, बोले हाँ लड़ेगा, बोले 3 को तो खा ही जाएगा, ऐसी फील आ रही है कि 5 - 3 = 2 न्यूटन आंसर आना चाहिए, ऐसी फील आ रही है। मैंने कहा हाँ यार ऐसी फील आ रही, और जब हम लोगों ने चेक किया तो भैया बात सही है, तेरा कहना बिल्कुल सही है कि भैया यहां पर इस केस में जो एफनेट आएगा मेरे भाई वो कितना आएगा, 2 न्यूटन आएगा, और यहां कितना आएगा 8 न्यूटन आएगा। तो मेरा पॉइंट समझ, फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो तेरे को आती है, तो फोर्स को जानता है, तो पहले सुन चुका है, पहले इसका नाम सुन चुका है। सपोज मैं कोई एक ऐसी रैंडम फिजिकल क्वांटिटी लेके आऊं झाला जिसका तूने नाम ही ना सुना, जिसका तूने फॉर्मूला ही ना देखा हो, जिसको तूने यही नहीं देखा हो कि अप्लाई कैसे होती है, तो मेरा प्रश्न ये है कि तू कैसे डिसाइड कर रहा है कि जहां तेरा मन कर रहा है तू दोनों फोर्स को जोड़ दे रहा है, और जहां तेरा मन कर रहा है तू दोनों फोर्स को घटा दे रहा है, ये क्या चल रहा है, ये क्या चला भाई, यहां पे भी 2 फोर्स लगे, हाँ जी लगे, यहां पर भी 2 फोर्स लगे, हाँ जी लगे, यहां भी 5 न्यूटन लगा, यहां भी 5 न्यूटन लगा, यहां भी 3 न्यूटन लगा, यहां भी 3 न्यूटन लगा। क्यों ऐसा कर रहे हो कि इस केस में तो आप जोड़ दे रहे हो और इस केस में आप घटा दे रहे हो, क्यों भाई दोनों में क्यों नहीं जोड़ रहे, ऐसा क्यों, एक में जोड़ रहे हो एक में घटा रहे हो, लॉजिकली समझाओ ना इस चीज को, पेन पेपर में मैथमेटिक्स के साथ समझाओ हमको, क्यों ऐसा कर रहे हो। ठीक, यहां पे आपने जोड़ दिया, मतलब तुम्हारा जहां मन कर रहा है वहां जोड़ दे रहे हो, जहां मन कर रहा है तुम घटा दे रहे हो, मेरा पॉइंट समझ। आई होप इसके बाद तू समझेगा कि क्यों वेक्टर पढ़ने की जरूरत हमको पड़ रही है, अरे क्यों हमको जरूरत पड़ी वेक्टर पढ़ने की। ठीक है, हमने काइनेमेटिक्स सीधा भी स्टार्ट कर सकते थे ना। ठीक ठीक है सर जी, 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करना भैया, ठीक है सर जी, ठीक
ठीक, तो ये मतलब ऐसा क्यों यार, कभी तो जोड़ रहा है कभी घटा रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक, तो यहां से हमको समझ में आया, शायद अब तक तेरे को भी समझ में आ गया होगा। मैं अगर तुझसे वजह पूछूं मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, तो तू बोलेगा सर डायरेक्शन। शायद तेरे दिमाग में पहला थॉट यही आया होगा कि डायरेक्शन, बोले सर यहां पर दिशा सेम है और यहां पर दिशा अलग है। मैंने कहा दिशा सेम है तो जोड़ देगा। बोले सब फील तो यही आ रही है। ठीक है, मैंने कहा दिशा अलग है तो घटा देगा। बोले सब ये तो फील तो यही आ रही है कि सर ये घटेगा और ये जुड़ेगा, बात सही भी है। तो इसका मतलब यहां से ये समझ में आया कि फोर्स वाले केस में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो, ठीक, और कैसे लगा रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप फोर्स कितना लगा रहे हो, क्योंकि जितना लगाओगे उस हिसाब से जुड़ के डेटा आएगा, जितना लगाओगे उस हिसाब से जुड़ के डेटा आएगा, घट के डेटा आएगा। और कैसे लगा रहे हो यार, मतलब उसकी दिशा की तरह, ये भी महत्वपूर्ण है। वैसे मैं तुझे फोर्स के बारे में बताता हूं, एक बात और बता दूं, फोर्स के बारे में 2 नहीं 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। कितना लगाया, कैसे लगाया, किधर लगाया। ठीक, ये हम पढ़ेंगे बाद में रोटेशन मोशन में, जैसे मैं तुझे समझाने की कोशिश करूं। मैं तुझे अगर ऐसा बोलूं, सपोज एग्जांपल के तौर पे ये दरवाजा है, ये आईपैड है, मैं तुझे एक छोटा सा केस दूं कि मैंने कहा भाई साहब ये दरवाजा है, इसको मैंने ऐसे पकड़ रखा है। अब अगर इस केस में मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा, देख ऐसे ऐसे इस प्रकार से, तो ये दरवाजा से मुड़ जाएगा, या तू ऐसे फोर्स लगाया दरवाजा मुड़ जाएगा। तूने ज्यादा फोर्स लगाया तो जल्दी दरवाजा मुड़ेगा। इसका मतलब दरवाजे का मोशन कुछ अलग होगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा तो मोशन इसका अच्छा खासा मोशन तुझे देखने के लिए मिलेगा। ज्यादा फोर्स लगाएगा जल्दी से दरवाजा बंद होगा, कम फोर्स लगाएगा कम धीरे धीरे बंद होगा। तो दैट मींस ये दरवाजे का मोशन इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि तूने कितना फोर्स लगाया है, उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है भाई साहब, तो पहली बात क्या बोली मैंने, फोर्स सर कितना लगा, दूसरा सर आपने किधर लगाया। अगर यही फोर्स जो मैं ऐसे लगा रहा था तो दरवाजा मुड़ जा रहा है, यही फोर्स अगर मैं ऐसे लगाऊंगा ऐसे तो दरवाजा नहीं मुड़ेगा, करके देखना। ये अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूं इस प्रकार से, ठीक, और मैं यहां पर मैं ऐसे बोलूं मैंने फोर्स अंदर की तरफ लगाया, जो एक्सिस होती है, जो कब्जे होते हैं, मैंने कब्जे की तरफ लगाया, दरवाजा मुड़ेगा ही नहीं। तो इसका मतलब फोर्स तो मैंने यहां भी लगाया, फोर्स तो मैंने यहां भी लगाया। पहले मैंने ऐसे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस बार मैंने ऐसे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। जब मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो दरवाजा मुड़ा, दरवाजा घूमा, दरवाजे का मोशन हुआ, लेकिन जब मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो दरवाजे का मोशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब फोर्स एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो इस बात पे तो डिपेंड करेगी कि भाई साहब जिसके लिए ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, आपने कितना लगाया, और यह भी महत्वपूर्ण है कि आपने किधर लगाया। बिल्कुल उसी प्रकार यह भी महत्वपूर्ण है कि कैसे लगाया। ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से देखना, तूने ऐसे देखा होगा, अगर मैं फोर्स को यहां पे लगाऊंगा दरवाजा बहुत आसानी से खुल जाता है, लेकिन वही फोर्स अगर मैं यहां लगाऊंगा दरवाजा थोड़ा मुश्किल से खुलता है, और वही फोर्स अगर मैं यहां लगाऊंगा तो दरवाजा और मुश्किल से खुलता है। जैसे साइकिल चलाते हैं, साइकिल वाले केस में क्या होता है, साइकिल वाले केस में अगर मैं डंडे को ऐसे पकड़ता हूं, इस प्रकार से डंडा पकड़ता हूं, बड़े आराम से हम लोग साइकिल चलाते हैं, लेकिन वही अगर मैं यहां और यहां पकड़ के साइकिल चलाऊं, बड़ा मुश्किल होता है चलाना। करके देखना, बड़ा मोड़ने बड़ी दिक्कत आती भाई, करना मत ये काम। दैट मीन्स हमें यहां से ये फील तो आ रही है कि सर जो फोर्स है ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो बेसिकली जिसके लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि सर कितना लगाया, ज्यादा लगाओगे ज्यादा अच्छा इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। सर किधर लगाया, डायरेक्शन भी बताओ आप, और सर कैसे लगाया, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्योंकि इन अलग अलग केस, इन तीनों में से कोई भी चीज एक बदल दे तू, मोशन बदल जाएगा। कोई भी थी, 3 चीज थी यहां पर, वहां से 3 चीज थी, कोई भी एक पार्ट बदल दे तू यहां पर, ठीक, तू मैग्नीट्यूड बदल दे, मोशन कुछ अलग दिखाई देगा। ठीक, लगाने का तरीका बदल दे, कुछ और दिखाई देगा। हो सकता है केस में दरवाजा घूमे, केस में ना घूमे, किसी एंगल पे लगा दे तो उसका इफेक्ट कुछ और आ जाएगा। ठीक, तो दैट मींस फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है अभी के लिए, क्योंकि मैं चैप्टर चल रहा है वेक्टर, मैं खुद पे थोड़ा कंट्रोल करता हूं, रोटेशन पे नहीं जाता हूं, लौट के वापस आता हूं इसी चैप्टर पे। इसका मतलब फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हमें बात सोचनी पड़ेगी कि भाई साहब कि भाई 2 बात तो कम से कम सोचनी पड़ेगी कि सर कितना लगाया और किधर लगाया, क्योंकि इसके लिए दिशा महत्वपूर्ण है। दिशा महत्वपूर्ण क्यों है, पहले आप अपने आप से पूछिएगा दिशा महत्वपूर्ण क्यों है। सर क्योंकि हमें पढ़नी है फिजिक्स, और फिजिक्स में सबसे पहला ही चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा काइनेमेटिक्स, जिसमें बोलते हैं मोशन। तो इसका मतलब यह हमको क्लियर हो गया है कि अलग अलग फोर्स के लगाने की वजह से मोशन हमको अलग अलग दिख सकता है, या हो सकता है दिखे, या डेफिनेटली हो सकता है 99% केस में दिखे। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है वो केस आपके अलग अलग हो गए। अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, आप 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, इन दोनों का मतलब अलग अलग है। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि भाई साहब उसकी डायरेक्शन किधर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो ऐसी जितनी फिजिकल क्वांटिटी, मैंने तुझे फोर्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करी, ऐसी जितनी फिजिकल क्वांटिटी है, उन सारी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमने फिर एक डब्बा बनाया, और हमने सोचा एक काम करते हैं, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जिनके लिए डायरेक्शन मैटर करती है फिजिक्स को समझने के लिए, हमने उसका एक डब्बा को ऊपर नाम लिख दिया वेक्टर।
जैसे मैंने अभी फोर्स से समझा, अब जैसे एक एग्जांपल और देख, मैं तुझसे कहूं भाई साहब एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। मैंने कहा ठीक है। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने पीछे से इधर फोर्स लगा दिया है बराबर 2 न्यूटन का, तो तुम सबको ये फील आ रही होगी यहां पर कि ब्लॉक आगे जा रहा है और मैं उसको आगे धकेल रहा हूं, तो थोड़ा तेज होगा, ये स्पीड अप होता चला जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। हाँ सर, स्पीड बढ़ती चली जाएगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, इसका मतलब स्पीड अप होगा। मैंने कहा करेक्ट है। लेकिन वही 2 न्यूटन का फोर्स अगर मैं ऐसे लगा देता, मैं कहूं भैया ये आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, और वही 2 न्यूटन का फोर्स मैं पीछे की तरफ लगा देता 2 न्यूटन का फोर्स, तो तुम्हें यहां से फील आ रही है ये ब्लॉक भाग रहा है आगे 10 मीटर पर सेकेंड से, फोर्स लगा रहे हो पीछे, मतलब मैं यहां पर हूं, ब्लॉक मेरी तरफ दौड़ आ रहा है, मैं फोर्स उस तरफ लगा रहा हूं, दैट मींस यहां पर ये स्पीड डाउन हो रहा है। यहां पर ही क्या हो रहा है मेरे भाई, इसकी स्पीड लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है, और यहां पर इसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब यहां पर फोर्स लगाया भले ही 2 न्यूटन है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग है, तो दोनों की फिजिक्स ही बदल गई, सब फिजिक्स से बदल गई। मैंने कहा मैं 4-5 बातें फेंक के मार रहा हूं, हो सके तो कैच करना, और ना हो तो इधर उधर निकाल देना, बाउंसर समझ के छोड़ देना। बोले क्या? मैंने कहा क्या इसकी स्पीड बढ़ रही है? बोले हाँ सर। मैंने कहा इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है? बोले यस सर। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, इसका मतलब इसका मोमेंटम बढ़ रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसका मोमेंटम घट रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी घट रही है, इसकी स्पीड घट रही है। जितनी धीरे धीरे फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मैं घुसता चला जाऊंगा, उतनी हमारी फिजिक्स दोनों केस में अलग अलग होती चली जाएगी। इसका मतलब यहां पे बहुत मैटर था। किस बात का मैटर था? कि फोर्स आपने कैसे लगाया। बिल्कुल उसी प्रकार मैं अगर एक केस और लूं आपसे, मैं कहूं भाई एक बार बता, सपोज तू यहां पे जमीन पर है, मैंने कहा ठीक है, मेरे हाथ में मार्कर है, तू कह रहा है मार्कर फेंक के मारो, ठीक है, मान ले मैंने मार्कर फेंक के मारा, शू, बोले ठीक है सर आपने यहां से मार्कर फेंक के मारा, ऐसे फेंक के मारा, यहां जाके गिरा। मैंने तुझसे पूछा, मैंने कहा भाई तू मुझे ये बता कितनी स्पीड के साथ फेंक के मारू? तूने बोला सर एक काम करो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ फेंक के मारो। मैंने कहा ठीक है भाई, ये 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मैंने मार्कर फेंक के मारा, वो वहां जाके गिरा। मैंने कहा ठीक है। अब 50 मीटर पर सेकंड से एक केस हो गया ये वाला। एक केस में ऐसा बोलूं कि 50 मीटर पर सेकंड से मैं सीधा ऊपर फेंक के मारूं, केवल ऊपर, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा। दोनों ही केस में मैंने यहां भी 50 मीटर पर सेकंड से फेंक के मारा था, मैंने यहां भी 50 मीटर पर सेकंड से फेंक के मारा था। अगर मैं तुझसे एक प्रश्न पूछूं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल जिससे मैंने इसको फेंक के मारा है, तू बोलेगा 50। यहां भी 50 है वहां भी 50 है, परंतु दोनों की फिजिक्स जमीन आसमान का अंतर है, दोनों की फिजिक्स अलग अलग है। बोले तो फिजिक्स अलग अलग कैसे? मैंने कहा इस केस में ये कहीं दूर जाके गिरा है और इस केस में यहीं जाके गिरेगा। इसका अगर मैं इसको रेंज बोलूं, इसके पास रेंज आ गई है, इसकी रेंज 0 हो गई है, ये यहां जाके गिरेगा, ये भाई साहब ये यहां जाके गिरेगा, ये वहीं जाके गिरेगा। ये जमीन पाएगा तो ये कुछ और समय लेगा, और जिसको आपने ऊपर फेंक के मारा है जमीन पाएगा तो कुछ और समय लेगा। दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर हवा में रहा, ठीक। इस केस में सर, इस केस में जब आप ऐसे फेंक के मारोगे जल्दी जमीन पर आ जाएगा, ये एकदम जमीन पर गिर जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा वक्त लगेगा, ये बहुत देर के बाद आएगा। अगर दोनों को मैं एक साथ फेंक के मारता, एक को किसी एंगल पर एक को किसी ऊपर, तो जिसको मैंने ऊपर फेंक के मारा बहुत देर में आएगा। आप समझ रहे मेरी बात को? आपको मेरी बात को समझना, मतलब सारा खेल किसका हो गया? बोले सर दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन दोनों को अलग अलग दिशा में फेंक के मारा है, तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट अलग हो गया, दोनों की रेंज अलग होगी। उसके बाद जैसे ही तू फिजिक्स के अंदर घुसेगा तो किसी पॉइंट के अबाउट तू चाहे तो रोटेशन के सवाल उठा ले, तू एंगुलर मोमेंटम उठा ले, तू टॉर्क उठा ले, कुछ भी उठा ले, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जो है अलग अलग केस में अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएंगी। दैट मींस दोनों केसेस की फिजिक्स अलग अलग हो चुकी है। समझ मेरी बात को? यह सब पंगा केवल क्यों हुआ? डायरेक्शन की वजह से। इसलिए डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने किधर फेंका, कैसे फेंका, भाई ये बता दो। आपने किधर फेंका, कैसे फेंका, ये स्पीड दोनों की सेम है, लेकिन दोनों की दिशा अलग अलग है, और फिजिक्स दोनों केस में अलग अलग होगी। तो फिर हमें आवश्यकता पड़ी, बोले यार केवल स्पीड से काम नहीं चलेगा, तो एक काम करते हैं, एक नई फिजिकल क्वांटिटी को पैदा करते हैं जिसका नाम रखते हैं वेलोसिटी, जिसके पास अब क्या होगी, डायरेक्शन भी हम उसको थमा देंगे, और उसके बाद अपनी फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। फिर हमने फिर सोचा चलो यार ये बढ़िया है, ठीक है, कि हम ऐसा बोल देते हैं कि भाई साहब इसकी वेलोसिटी इतनी है, मतलब मैग्नीट्यूड तो था ही, अब हमें आवश्यकता पड़ रही है उसको दिशा भी देने की। भाई उसकी दिशा किधर है? भाई तुमने कितने एंगल पे फेंक के मारा है? 37 डिग्री पे फेंक के मारा है या 90 डिग्री पे फेंक के मारा है? पहले हमको ये बता दो। अगर कोई ये बोले कि मैंने एक पार्टिकल को 50 मीटर पर सेकंड से फेंक के मारा, तो दिस नाउ क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, कि भाई ये तो बता कैसे फेंक के मारा है। ऐसे फेंक के मारेगा तो कुछ और केस है, ऐसे फेंक के मारेगा कुछ और केस है, ऐसे फेंक के मारेगा कुछ और केस है। ये तो बता कैसे फेंक के मारा, क्योंकि अलग अलग केस में अलग अलग सारी चीजें अलग अलग आ रही है।
तो इसलिए सोचा भाई स्पीड से काम नहीं चलेगा, तो चलो एक काम करते हैं, एक नई फिजिकल क्वांटिटी पैदा कर लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं वेलोसिटी, जिसमें हम लोग उसको डायरेक्शन भी अटैच कर देंगे। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे मैंने तुझे फोर्स समझाया, मैंने वेलोसिटी समझाया। वैसे तो मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से तुझे समझा सकता था, लेकिन फोर्स और वेलोसिटी दो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो बहुत ज्यादा तू पढ़ चुका है ऑलरेडी, ठीक है, तूने 9-10 क्लास में पढ़ा होगा, तो इसकी फील तू बहुत आसानी से ले सकता है। तो दैट मींस मैं ही बोल सकता हूं, तेरे दिमाग में ये तो समझ में आ गई होगी कि डायरेक्शन का महत्व बहुत ज्यादा है फिजिकल क्वांटिटी के लिए, लेकिन सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। तो जिन फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन महत्वपूर्ण है, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन होती है, उनके लिए डायरेक्शन का महत्वपूर्ण है। हमारी मैथमेटिक्स के लिए, हमारी फिजिक्स में इन्वॉल्व मैथमेटिक्स के लिए, किसी फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए, फिर हमने उन सबको एक नाम रख दिया, बोल दिया भैया ये फिजिकल क्वांटिटी होंगी वेक्टर और ये फिजिकल क्वांटिटी होंगी स्केलर। तेरा अगला डाउट, सर वेलोसिटी फोर्स तो समझ में आ गया। मैंने कहा हाँ, मान लो कोई उटपटांग चीज आ जाती है। मैंने कहा उटपटांग चीज, बोले मान लो कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आ गई जिसका नाम ससुरा हमने सुना ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा? जैसे मैं करंट डेंसिटी, अब मैं तुझसे पूछूं करंट डेंसिटी स्केलर है वेक्टर है, ठीक, तो तेरा डाउट बिल्कुल जायज है। बोले सर हमको क्या पता करंट डेंसिटी स्केलर वेक्टर, हमको तो ससुरा ये नहीं पता कि करंट डेंसिटी होता क्या है। तो इस बात के लिए मैं आपको फिर से बोलूंगा कि ऐसे सारे सवालों का जवाब आप देना कद्दू। कद्दू का मतलब, बोले कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, मैं ये बैठ के नहीं रटूंगा। सारी बात समझ में? वो फिजिकल क्वांटिटी खुद हमको बताएगी कि वो क्या है। जब करंट डेंसिटी हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो करंट डेंसिटी क्यों जरूरत पड़ गई करंट डेंसिटी को डिफाइन करने की, जब वो करंट डेंसिटी हम लोग मजबूरी में फंस गए होंगे, और करंट डेंसिटी को फिर जब हम लोग वहां पे डिफाइन कर रहे होंगे, तब वो खुद बोलेगी कि मैं इसलिए आई हूं और ये मैं स्केलर हूं या वेक्टर हूं, वो खुद उस टाइम पे बताएगी। अभी लोड मत लेना, अभी बिल्कुल लोड मत लेना, क्योंकि हमने फिजिक्स कहां पढ़ी है, ठीक। तो दैट मींस आज के बाद मैं आपसे यही बोलूंगा कि ये रट्टा बट्टा मत मारिएगा कि ये स्केलर होती है, ये वेक्टर होती है, ये रट्टाफिकेशन वाला काम बेटा नहीं करना है, ये रटना वटना बिल्कुल भी नहीं है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, ये फिजिकल क्वांटिटी खुद बताएगी जब हम उसको पढ़ेंगे उस मोमेंट पर। जब हम फोर्स पढ़ेंगे तब मैं तुझे बताऊंगा कि भाई साहब ये क्या होती है, वेक्टर होती है। जब हम एनर्जी पढ़ेंगे तो मैं तुझे बताऊंगा कि स्केलर क्यों है। समझना मेरी बात को? जब हम लोग प्रेशर पढ़ेंगे तब मैं तुझे बताऊंगा कि भाई साहब ये वेक्टर क्यों नहीं है। अरे बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक। तो इसका लोड मत लेना तू, इसका लोड बिल्कुल मत लेना तू। बोले ठीक है सर, तो सर ये बताओ ये चैप्टर पे ये पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग चैप्टर। मैंने कहा ये तो समझ में आ गया होगा क्यों पढ़ रहे, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। बोले हाँ सर। मैंने कहा एक वजह और है पढ़ने की। बोले सर क्या वजह है। मैंने कहा वजह ये है कि सपोज मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, मैं यहां पर एक प्लेन बना लूं, प्लेन ऐसे ही। बोले ठीक है सर, और इस प्लेन पे मैंने यहां पर एक ब्लॉक रख दिया, ये ठीक है सर जी। ये मतलब वही केस हो गया, अबे ये वाला केस हो गया, ये वाला केस, ठीक है सर। पहला केस मैंने बोला, मैंने फोर्स लगाया आगे 5 न्यूटन का और आगे भी 2 न्यूटन का, ये वाला केस। पहला केस तो मेरे भाई मैंने ये वाला ले लिया, ये वाला। तो ये समझ में आ गया, दोनों जुड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है। दूसरे केस में मैंने दोनों को अपोजिट दिशा में लगाया, तूने बोल दिया घटेंगे। मैंने कहा ठीक है। तीसरे केस में मैंने एक काम और किया। बोले सर क्या काम किया। मैंने कहा अगर ये डायग्राम को मैं इस प्रकार से बनाऊं तेरे सामने, लाइक दिस, बनाना कुछ भी नहीं है, बस फील लेनी है। ओके गुरुजी, ठीक। मैंने यहां पर ये लाल लाल ब्लॉक यहां पे रख दिया इस प्रकार से, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैंने लगाया इधर 4 न्यूटन का फोर्स आगे की तरफ, इस तरफ 4 न्यूटन का फोर्स लगा दिया मैंने इस तरफ, और इस तरफ लगा दिया, अंदर की तरफ लगा दिया 3 न्यूटन का फोर्स उस तरफ 90 डिग्री पर। अब मैं तुझसे पूछूं, मैं कहा भैया बताइए ये जुड़ेंगे या घटेंगे। समझो मेरी बात को, मैं कहना चाह रहा हूं कि इस केस में मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगा दिया सपोज आगे की तरफ, और 3 न्यूटन का फोर्स लगा दिया सपोज मैंने इस तरफ, ये इसी प्लेन में लगाया है। प्लेन में, प्लेन का मतलब समझ रहा है, ये हो गया ये, ठीक। एक बंदा इसको ऐसे फोर्स लगा रहा है आगे ऐसे, ठीक, और एक बंदा इसको ऐसे फोर्स लगा रहा है डंडे से ऐसे, ठीक, ऐसे। मतलब इस जगह पे 2 बंदे इसको धक्का दे रहे हैं, एक बंदा यहां से इसको इधर धक्का दे रहा है, एक बंदा यहां से इसको इधर धक्का दे रहा है, इस तरह इसी प्लेन में, ठीक। तो अब मैं तुझसे पूछूं, मैंने कहा भैया रिजल्टेंट बता क्या होगा, दोनों का इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी, नेट फोर्स इस पे कितना लगा होगा। तो जो समझदार बच्चे जिन्होंने पहले वेक्टर पढ़ रखा है वो कहेंगे सर 90 डिग्री है सर, तो सर इस पे जो एफ नेट आएगा ना, वो एफ नेट आ जाएगा सर 5 न्यूटन आ जाएगा सर, 5 न्यूटन।
ये बात सही है, 5 न्यूटन आ जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे 5 कैसे आया, ये मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कैसा आएगा, ये पढ़ेंगे हम लोग कैसा आया। तो मैंने कहा भाई एक बात बताइए, चल क्या रहा है? ठीक, चल क्या रहा है? अगर 4 और 3 को मैं एक ही दिशा में लगा दूं, 4 न्यूटन 3 न्यूटन, तो तेरा मन चल रहा है, तू ऐड कर दे रहा है। 4 और 3 को मैं अपोजिट दिशा में लगा दूं, तेरा जब मन कर रहा है तू इनको घटा दे रहा है। 4 और 3 को मैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगा दूं इस प्लेन में, तो तेरा मन तो कर रहा है ना तू जोड़ रहा है, ना तू घटा रहा है, तू किसी और दुनिया में चल रहा है। तू कह रहा है सर ये तो हो जाएगा सर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कुछ ऐसा, कुछ ये गणित लगा दे रहा है तू पाइथागोरस थ्योरम जैसी। चल क्या रहा है? और ये सच है, ये सच ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब इसके अंदर की जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है वो हमको पढ़नी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि दो फोर्स, यहां भी 4 न्यूटन, यहां भी 3 न्यूटन, यहां भी 4 न्यूटन, यहां भी 3 न्यूटन, यहां भी 4 न्यूटन, यहां भी 3 न्यूटन, इन ऑल द केसेस, इन सारे केसेस में हम लोग 4 न्यूटन 3 न्यूटन का फोर्स ही लगा रहे हैं, लेकिन उन सबका रिजल्टेंट अलग अलग आ रहा है। कभी जुड़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी अंडर रूट चल रहा है। कुछ और एंगल होगा तो कुछ और आ जाएगा, कुछ और एंगल होगा तो कुछ और आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है 4 न्यूटन का और 3 न्यूटन का, इन दोनों की जो इफेक्टिव वैल्यू है वो इस बात पर डिपेंड कर रही है कि इनके दोनों के बीच का एंगल कितना है। अरे बात समझ में कि भाई साहब यहां पर एंगल कितना है? बोले सर यहां पे तो एक ही दिशा में लग रहे हैं, यहां पर अपोजिट लग रहे हैं, यहां 90 पर है। इसका मतलब इनके बीच का एंगल कितना है? और यही हमारी स्टार्ट होती है मैथमेटिक्स कि अगर दो वेक्टर किसी एंगल पर लग रहे हैं तो उनका इफेक्टिव वैल्यू कितनी होगी। दो फोर्स अगर किसी एंगल पर लग रहे हैं तो उन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आंसर दोगे? क्या दोनों को जोड़ना मतलब जस्ट अलजेब्रिकली ऐड कर दोगे, या फिर आपको उनकी दिशा को कंसीडर करके आंसर देना है? फिजिक्स ये बोलती है कि आपको उनकी दिशा को कंसीडर करके आंसर देना है। तो क्या उसकी वैल्यू आएगी? वही सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नॉट ओनली दो फोर्स, थोड़ी देर के बाद हम कुछ लेक्चर के बाद हम 3 फोर्स लगाएंगे, 4 फोर्स लगाएंगे, 5 फोर्स लगाएंगे, 10 फोर्स लगाएंगे। तो जितने कहेगा उतने लगाएंगे, जितने फोर्स बोलेगा उतने फोर्स लगाएंगे, उनका रिजल्टेंट निकालेंगे। लेकिन यह सब करने से पहले हमें इस चैप्टर का बेसिक फंडामेंटल पढ़ना पड़ेगा, एक एक छोटी छोटी चीज पढ़नी पड़ेगी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी लिखनी आती है, अंग्रेजी आपको पढ़नी आती है और अंग्रेजी आपको बोलनी आती है, तो अंग्रेजी लिखने पढ़ने बोलने से पहले आपको यह सब सीखना पड़ता है कि ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये डी होता है, ये ई होता है। बिल्कुल उसी प्रकार वेक्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए अब हमें वेक्टर की कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें पहले पढ़नी पड़ेगी सुकून से। जैसे फर्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ा करते थे, फर्स्ट क्लास में पढ़ते थे भैया ये 2 होता है और ये 3 होता है। कुछ समय के बाद फिर हम लोगों ने सोचा, सीखा कि 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 चलता है। बिल्कुल उसी प्रकार से अब हम वेक्टर की दुनिया में एंटर कर रहे हैं। तो वेक्टर की दुनिया में एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसकी बेसिक चीजों को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे। आरी बात समझ में? मैंने पूरी प्लॉटिंग कर दी है। आई होप मजा आ गया होगा, तुम्हें समझ में आ गया होगा क्यों वेक्टर पढ़ रहे हैं, क्यों फिजिक्स में उसकी जरूरत है, क्या उसके पीछे वजह है, वो सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो गई होगी। तो अब सब लोग हेडिंग डालो वेक्टर। अब शुरू करते हैं नोट्स का काम और शुरू करते हैं नोट्स के अकॉर्डिंग किस हिसाब से हम चैप्टर को आगे लेके जाऊंगा, मैं उस हिसाब से तेरे को वहीं पर ही समझाता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं स्केलर। हेडिंग डालो स्केलर। अब इसका मतलब ये तो समझ गया चैप्टर का नाम है वेक्टर, तो स्केलर को तो भाव नहीं देना हमको, बिल्कुल भी चैप्टर में बिल्कुल भाव नहीं देना भाई, ठीक है। लेकिन लिख लेते हैं फिर भी। बोले क्या होता है? बोले सर स्केलर आर दोस फिजिकल क्वांटिटी, दोस मेरे साथ साथ लिखो, फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude but no direction। यह कहने का मतलब यह है देसी भाषा में कि इनके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट। सपोज जैसे करंट है, अब करंट वेक्टर नहीं होता है, ये आप सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जब करंट पढ़ेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। अब तो कहेगा सर करंट की तो दिशा होती है सर, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं, अभी हम ऊपर ऊपर से हवा हवा में प्यार प्यार से देख के पढ़ेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर स्केलर वो होती है, क्या होती है? बोले सर वो फिजिकल क्वांटिटी सर विच हैज मैग्नीट्यूड, उनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन अब आते हैं मुद्दे पे। बोले वेक्टर क्या है? बोले वेक्टर आर दोस फिजिकल क्वांटिटी, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है विच है मैग्नीट्यूड, ठीक है गुरुजी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उनके पास डायरेक्शन भी होना है। मैंने कहा ठीक है,
मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, बोले क्या, एंड दे फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा। अब क्या होगा, ये कहा है गुरुजी, लॉ ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा। सर ये क्या गुरुजी? मैंने कहा सुन मेरी बात, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हम केवल उसे नहीं बोलेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड है और दिशा है, नहीं, इट इज ए इनकम्प्लीट बात। हम बोलेंगे भाई मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, भाई डायरेक्शन होनी चाहिए, और वेक्टर के लॉ को फॉलो करना चाहिए। अब तू कहेगा सर ये कौन सी, यहां से वेक्टर के लॉ कौन से होते हैं सर? है, मैंने कहा वही तो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि वेक्टर के लॉ कौन से होते हैं। भाई ऐसा कौन सा लॉ है जो कभी तो कह रहा है कि इनको जोड़ दो, कभी कह रहा है इस केस में घटा दो, कभी कह रहा है इस केस में अंडर रूट कर दो? है कोई तो वजह होगी, वो कौन सी वजह है जो कह रही है कि यहां भी 4 न्यूटन 3 न्यूटन जोड़ दो, यहां घटा दो और है अंडर रूट कर दो, किसी और एंगल पर हो तो कुछ और कर दो? कोई तो वजह होगी, कोई तो लॉ चल रहा होगा इसके पीछे। तो बेसिकली वो जो लॉ है वो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, वेक्टर में। तो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर तभी कहलाएगी जब 3 बातें होनी चाहिए, 2 बातें नहीं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, और जो वेक्टर के लॉ हो उसको वो फॉलो भी करे, तब मैं बोलूंगा कि भाई साहब ये फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या है मेरे भाई, वेक्टर है। आगे बात समझ में क्लियर है? अब इसका एग्जाम्पल भी लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम लोग नोट्स बना रहे हैं, तो मेरे भाई एग्जाम्पल भी लिख लेता हूं यहां पर। बोले सर यहां पर आप बोलोगे, बोले क्या, बोले सर स्केलर हम बोल देते हैं सर डिस्टेंस। अभी मुझे पता है तो ये फील कमाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है सर जी। डिस्टेंस, बोले वर्क, एग्जाम्पल, बस 2-3 ही लिख ले। और सर यहां पर एग्जाम्पल, मैंने कहा एग्जाम्पल वेलोसिटी, ठीक है सर जी, मोमेंटम, ठीक है गुरुजी, फोर्स, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, अरे बहुत है यार, बहुत है। ठीक, यहां पर क्या है, डिस्टेंस, वर्क, एनर्जी लिख सकता है तू यहां पर, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये इतना ही रहने, ज्यादा मत लिख। ठीक, तो ये चीज है, ये जितनी बातें मैंने अब तक तुम्हें पढ़ाई, जितनी नॉन स्टॉप में बोले चला जा रहा हूं, ये सोच के कि चीजें तू कैच कर रहा होगा। कितने बच्चों को सारी बातें समझ में आ गई हैं, वो यहां पे थंब अप टाइप करें, सारे बच्चे। तो सोच रहा होगा गुरुजी का ये रूप तो पहले कभी ना देखा। बेटा अब यही रूप चलेगा, जैसे जैसे फिजिक्स स्टार्ट होती चली जाएगी यही रूप चलेगा, यही रूप चलेगा, ठीक है ना? क्या हो गया आज, समोसा खाने के बजाय कुछ और खा के आ गए थे क्या? मैं समोसा खाऊं या कुछ और खा के आऊं, तेरे ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा, इस बात से मैं फिक्र है, ठीक है? आज देखते हैं कितना जाता है ये पोल। मेरा दिल कह रहा है कि नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो जाना चाहिए 98.5, लेकिन 98 नहीं 99% जाना चाहिए, लेकिन वो 3% फिर आएंगे, तो 99 में से 3 गए 96। ठीक है, हाँ बेटा समझ गया हूं तुम्हें मैं, हरी बात समझ में, तुझे समझ गया हूं बढ़िया तरीके से। अब हर पोल का, अब हर पोल को पहले ही मैं प्रेडिक्ट कर दिया करूंगा कि ये पोल आने वाला है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, इसको कट करने के काम आएगा, ठीक है ना? चल अब मैं तेरी चैटिंग ऑन कर रहा हूं, ठीक है? सब लोग अपने प्यार का इजहार चैट बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है? चलो आगे बढ़े, ये नोट कर ले। समझ गया हूं तुझे मैं, अब तो टेंशन मत ले। हाँ, यस, कह रहा हैकर, मैंने इसको हैक नहीं किया है, मैंने तेरे दिल और तेरे दिमाग को हैक किया है, बस एक जगह हारा था मैं, ना दिल हैक कर पाया था ना दिमाग, ठीक है ना? बस अपना दिल और अपना दिमाग दोनों हैक करवा लिए थे मैंने, उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ है। हाँ, हो गया है? चलो आगे बढ़े, ठीक है सर। तो सर अब ये बात तो समझ में आ गई हमें कि अभी हमको वेक्टर को बेसिक से पढ़ना है। हाँ सर जी, वेक्टर को बेसिक से पढ़ना है, ठीक है सर, है? अभी रुक जा, ठीक है सर। तो सर वेक्टर को अगर बेसिक से पढ़ना है तो पहले ये तो बताओ कि वेक्टर को लिखोगे कैसे, दिखाओगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जैसे कि इसको बोलते हैं का, इसको बोलते हैं आ,
हमारे गांव में कहता है छोटा है, इसको क्या कहते हैं ए, ठीक है, इसको ए बोलते थे हमारे गांव में, बाद में पता चला ये तो आ होता है, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते थे कै, कै खे गे घे अड़े, हमारे गांव में ऐसे बोल, यूपी में ऐसे पढ़ते थे हम लोग, ठीक है। जैसे मलयालम में तू बोलेगा तो ए को ऐसे नहीं लिखते, वहां लिखते हैं ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं आ, बोला हाँ सर जी। मलयालम में जाएगा तो उसको लिखेंगे ऐसे, अंग्रेजी में जाएगा तो उसको लिखेंगे ऐसे, ठीक है, ठीक है सर जी। तो बिल्कुल उसी प्रकार अब हमें यहां पे जरूरत है कि सर ये तो बताओ कि जैसे यहां पे इस जो हिंदी की दुनिया में, इंग्लिश की दुनिया में, मलयालम की दुनिया में जैसे हम लोगों ने पहले चीजों को लिखा और उसको पहचानना सीखा, उसी प्रकार से सर यहां भी तो बताओ हमें कैसे पता चलेगा, जुबान से थोड़ी ना पता चलेगा ये क्वांटिटी वेक्टर है। मैंने कहा हाँ भाई साहब बिल्कुल सही बात है, तो हमको उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हमारा अगला आर्टिकल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ऑफ ए वेक्टर। बोले ठीक है सर, इसको हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ठीक है सर, कैसे दो प्रकार से करेंगे? मैंने कहा दो प्रकार से ऐसे करेंगे। बोले एक होगा डायग्राम वाला तरीका, डायग्राम वाला तरीका मतलब लाइक दिस, उसको हम एक ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से सुनना, जिसकी एक होगी पूंछ और एक होगी मूंछ, मतलब हेड, ठीक, ठीक है सर जी। उसको एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर मतलब समझ जा, डायग्राम से मैं यहां पे लिख देता हूं डायग्राम, डायग्रामेटिकली, स्पेलिंग बड़ी मुश्किल से याद होती मेरे को ये, हाँ ठीक है सर जी। तो सर ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर को सर डायग्रामेटिकली, बोला ठीक है गुरुजी। सर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने बोला कि हम एक तीर लेंगे, जैसा एक ये वाला तीर है सर, इसका एक हेड होगा, इसका एक टेल होगा, ठीक है गुरुजी, एक हेड होगा एक टेल होगा। सर हेड बता रहा होगा इसकी डायरेक्शन, जिस तरफ तीर होगा वो बताएगा सर इसकी डायरेक्शन। मैंने कहा ठीक है, और इसका जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द, कौन है ये, एरो, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मतलब बोले सर अगर कोई वेक्टर छोटा है तो उसको छोटी लेंथ से दिखाएंगे डायग्राम में, किसी वेक्टर की लेंथ बड़ी है तो हम उसको बड़ी लेंथ से दिखाते, ठीक। तो यहां पे दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है। पहला सर एक एरो से दिखाते हैं, एरो की एक टेल होती है, एक हेड, एक एरो, एक टेल होगी, एक हेड होगा, जो हेड होगा वो डायरेक्शन को शो करेगा। तो सब वेक्टर की दिशा किधर होगी? मतलब वेक्टर की दिशा होगी जिस तरफ उसका एरो है। ये तीर जिधर बोलेगा हम समझ जाएंगे इस फिजिकल क्वांटिटी की, इस फोर्स की, इस वेलोसिटी की, या जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी दिशा उधर है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन इसका एक जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो लेंथ बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होगी इसके मैग्नीट्यूड को, कि भाई साहब ये तो बताओ मैग्नीट्यूड कितना है, वो उसका आइडिया हम लोग इसकी लेंथ से लेंगे। अब ये तो तरीका हो गया डायग्राम वाला, और एक तरीका होगा हमारा अक्सर एनालिटिकली। एनालिटिकली मतलब बोले लिख के बताओ, हर जगह थोड़ा ना तीर तीर चलाएंगे हम लोग, है हर जगह थोड़ा ना तीर चलाएंगे, ठीक, ठीक है सर जी। तो एनालिटिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि सपोज कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है ए, सपोज कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर हम लोग ऐसा एरो लगा देंगे, ऐसा एरो लगा देंगे। सपोज मैं आपसे बोलूं कि फोर्स है, सपोज फोर्स सर, फोर्स को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, मन कहा एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करने की बजाय ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे। आरी बात हो, जैसे ऑरेंज कैप होता है, अब जैसे क्रिकेट को खेल रहा है, ठीक है, आईपीएल का मैच चल रहा है, अब एक बंदा ऑरेंज कैप पहन के घूम रहा है, तो आप समझ जाओगे ना कि ऑरेंज कैप का मतलब क्या है। आरी बात समझ में, जैसे एक बंदा खड़ा हुआ है उस पे विकेट के पीछे, एक बंदा खड़ा हुआ है इस तरफ, जिसको एम्पायर बोलते हैं, उन्हें हेड लगा रखा है, पूरा इस प्रकार से खड़ा हुआ है, उन्हें एम्पायर वाली हेड पहन रखी है, तो हम समझ गए ना भाई वो एम्पायर है। कभी आपने मूवीज की शूटिंग देखी हो, ठीक है, तो आपने देखा हो कुछ बंदे कैप लगा के घूम रहे होते हैं, कैप पे लिखा होता है डायरेक्टर या क्रू पर्सन, ठीक, तो वहां से समझ में आ जाता ना यार ये बंदा ये है। बिल्कुल इसी प्रकार ये बंदे अपने ऊपर ऐसे एक एरो लेके चलेंगे, हम समझ जाएंगे बस अब ये क्या है, ये वेक्टर है। उसी प्रकार से अगर मैं तुमसे बोलूं वेलोसिटी, मैंने कहा हाँ भैया वेलोसिटी, तो सर ये v है, तो सर ये इसको ऐसे लिखने की बजाय मैं उसको ऐसे एरो थमा दूंगा। मतलब जब भी तुझे कहीं ये एरो चमक जाए तो समझ, डरना मत, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर ये कहीं एरो समझ जाए, कहीं तुझे एरो दिख जाए, किसी सवाल में दिख जाए, किसी थ्योरी में दिख जाए, तो ये डरना मत, तू समझ जाना कि ये फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है।
ये समझना है बस वहां पर। बोलो, क्लियर है? पक्का? चल इसको नोट कर, फटाक से नोट कर, मिनट से पहले नोट कर, जल्दी। यार थोड़ा कॉफी का इंतजाम करता हूं मैं। एक कॉफी, जल्दी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ी इसकी फील दिलाते हैं। बोले सर इसकी जरूरत क्या है? मैंने कहा देख, इसकी जरूरत देखिए, अभी लिखना मत, लिखना मत। ठीक है, ठीक है सर। सपोज मैं तुझे यहां पर बोलूं क्वेश्चन में, लिखना मत, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फोर्सेस। ठीक है, फॉलोइंग फोर्सेस डायग्रामेटिकली। हंसना मत यार, ठीक है, मेरी अंग्रेजी बहुत खराब है। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। 75 नंबर आए थे मेरे स्कूल में, बोर्ड में, अंग्रेजी में, 10th क्लास के बोर्ड में 75। ठीक है, चल खैर आगे आता हूं। ठीक, ठीक है। सोल्यूशन क्वेश्चन, जैसे मैं आपसे बोलूं भाई F1 एक फोर्स है जो 20 न्यूटन का फोर्स है। समझा, 20 न्यूटन का फोर्स है। बोले ठीक है, लेकिन ये लग रहा है अलोंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ लग रहा है। ठीक, अब देख, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ईस्ट की तरफ लग रहा है, ये इसकी दिशा हो गई। मतलब ये प्रॉपर इज्जत के साथ हमने फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया कि दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन। मैंने कहा ठीक, नेक्स्ट। मैं आपसे बोलूं भाई साहब F2 बराबर सपोज 40 न्यूटन अलोंग नॉर्थ। ठीक है सर जी, ओके। तीसरा क्वेश्चन में मैं आपसे बोलूं कि भाई एक फोर्स F3 है जिसकी वैल्यू है 30 न्यूटन। ठीक है सर जी, वो किधर लग रहा है? सर इट इज 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सपोज, अब मुझे इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। आप समझो सवाल को, थैंक यू भैया, थोड़ी देर के बाद ओल ले आना, है ना? ठीक, मुझे इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। ठीक, ठीक है सर जी, ठीक है सर जी, ओके। डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है सर, मतलब जो मैंने ये तरीका बताया ना उस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक, ठीक है सर। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। आई होप ये तुम्हारे दिमाग में इमेज बिल्कुल फिट हो गई होगी। ठीक है, लिखने का मैं मौका दे दूंगा। पहला सवाल मुझे कराने दे, दूसरा सवाल मैं तुझे दूंगा। ठीक है, अभी वेक्टर समझना बेटा बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा सा 15, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, मैं थोड़ा सा 15 से 20 मिनट मैंने अपने आप को स्लो किया है इस चैप्टर में। 15 से 20 मिनट बस, कोई बड़ी बात नहीं, 15 से 20 मिनट। ठीक है, लेकिन मेरे को इस क्लास का हर एक बच्चा ऐसा चाहिए जो बोले सर वेक्टर में हम बिल्कुल माहिर हो चुके हैं। मुझे ये नहीं चाहिए कि सर हमारा बेसिक क्लियर नहीं हो पाया इसलिए, क्योंकि वेक्टर बिगड़ गया तो मैकेनिक्स में तेरे को मजा नहीं आएगा, फिजिक्स में तेरे को मजा नहीं आएगा। फिर आ रही बात समझ में? ठीक है सर, ओके। तो सर इसके लिए सर ये तो बताओ किधर नॉर्थ है किधर ईस्ट है। मैंने कहा हाँ बता रहे हैं, बता रहे हैं, परेशान काहे हो रहे हो। हमने आपको एक गिवन कर दिया सर, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। ये सर हम लोगों ने उसमें बहुत पढ़ा था ज्योग्राफी में। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बहुत पढ़ते थे ज्योग्राफी में। मैंने कहा, मैंने कहा अब मेरे को रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन। बोले ठीक है सर जी। अब ध्यान से देखो, ये हो गया सर हमारा वो सिस्टम जिसके टर्म में मेरे को आंसर देना है। मैंने कहा ठीक है, पहला क्वेश्चन सर उसने बोला F1 20 न्यूटन है अलोंग द ईस्ट। सर ईस्ट उधर है, इसका मतलब अगर मैं इसको हरे वेक्टर से दिखाऊं तो आप सीधा बोलोगे अबे 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 कांग्या, थोड़ा सा बड़ा हो जा भाई, थोड़ा सा बड़ा हो जा लल्ला, बहुत बढ़िया, आ जाओ, थोड़ा सा घूम जा, बहुत बढ़िया, आ जा। तो सर अगर मैं F1 रिप्रेजेंट करूंगा 20 न्यूटन है अलोंग ईस्ट, ईस्ट मतलब उधर, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया सपोज ऐसे, ऐसे। तो ये तेरा हो गया मेरे भाई क्या, F1। अब ध्यान से सुनना, एक बहुत छोटी छोटी माइन्यूट बात बता के निकलूंगा मैं, F1। अब मैं इज्जत के साथ लिखूंगा इसको F1 वेक्टर। ठीक, ठीक है सर जी। और ये कितना भाई साहब बोले 20 न्यूटन है, तो मैं इसको ऊपर लिख दूंगा चुपके से 20 न्यूटन, ताकि मैं समझ सकूं, तू समझ सके भाई ये 20 न्यूटन है। अब सुन, कुछ बच्चे सोचते हैं बोले सब 20 न्यूटन का मतलब तो ठीक है, अब इसकी लेंथ कितनी रखूं?
20 सेंटीमीटर रखूं, 2 सेंटीमीटर रखूं, 20 मीटर रखूं, कितनी लेंथ रखूं? आप कह रहे थे कि जिसकी जो ये जो वेक्टर है, इसकी जो आपने यहां पे लिखा था, नहीं लिखा था, देखो कि लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैंने कहा हाँ भाई साहब। तो बोले सर तो बताओ कितनी रखूं? मैंने कहा तू कितनी भी रख, तेरे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन तेरे को उसी प्रोपोर्शन में आंसर देने हैं। बोले उसी प्रोपोर्शन में आंसर देने का मतलब? मैंने कहा मैं अगर ऐसा बोलूं F2 40 है, क्योंकि ये 20 और ये 40 इसका दुगना है, तो इसका मतलब जितनी लेंथ आपने इसकी रखी है, इसकी दुगनी लेंथ आपको इस तरफ रखनी पड़ेगी। क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? बोले सर अगला फोर्स F2 को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो भाई साहब ये तेरा क्या हो जाएगा मेरे भाई? F2। अगर तू ये 2 सेंटीमीटर शो कर रहा है तो इसको 4 कर, इसको 1 सेंटीमीटर कर रहा है तो इसको 2 सेंटीमीटर कर, इसको 1 मीटर से रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको 2 मीटर से रिप्रेजेंट कर, इसका मैग्नीट्यूड दुगना है तो इसकी लेंथ भी दुगना कर। ठीक है सर जी। उसी प्रकार से सर ये 30 तो भैया इसका 1.5 गुना है, मैंने कहा इसको भी 1.5 गुना कर। बोले सर इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मैंने कहा देख ये 37 नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ की तरफ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब ये वेक्टर तेरा कहीं इस तरफ हो जाएगा और इसकी लेंथ इसका जस्ट 1.5 गुना रखना पड़ेगा तुझे। और ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा F3। और ये कितना हो जाएगा सर? 37 डिग्री। ये थोड़ी सी अंग्रेजी कैच करनी पड़ेगी। 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना? 37 डिग्री। ये है कहानी। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? इस लाइन में कुछ कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी, शुरू में दिक्कत आएगी। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि आप ये देखो किसका ऑफ कितना है। जैसे 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक भैया 37 डिग्री जाना है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है। आ रही बात समझ में? इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? नोट कर कॉपी में जल्दी। एक बात का ध्यान रखना बेटा, एक बात का ध्यान रखना, ठीक है? कुछ बच्चे इसको जो है थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं या फिर वो अदरवाइज ले लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन के नोट्स हमारे केवल 3 पेज के हो, लेकिन मैंने कंटेंट वैसे बहुत डिलीवर किया हो, जुबान से बहुत कॉन्टेक्ट बोला हो, मैंने बहुत फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात की हो, मैंने फिर फोर्स के बारे में बात की हो, मोमेंटम के बारे में बात की हो, एनर्जी के बारे में बात की हो, लेकिन कॉपी में चीजें कम लिखी हो। समझना मेरी बात को? इसी को बोलते हैं दिमाग को खोलना। ठीक है? तो कभी ऐसा हो तो ये मत समझना कि सर ने कम पढ़ा है, नहीं, सर तो लगातार 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं। सर अलग अलग तरीके की चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुझे फेमिलियर कर रहे हैं, तुझे तैयार कर रहे हैं फिजिक्स के लिए। आ रही बात समझ में? तो इस हिसाब से कभी ऐसे जज मत करना कि सर ये तो 4 पेज के नोट्स हैं। ठीक है? जो बच्चे पढ़ते नहीं है ना वो केवल देखते हैं 4 ही पेज पढ़ाया आज तो, भाई उसको ये क्या पता उस 4 पेज के माध्यम से कैसी कैसी बातें सर ने बताई है। ठीक है? वो तो उसका फायदा उसी बच्चों को मिलेगा जो लेक्चर देखेगा। ठीक है? ये हमेशा होगा बेटा। हो गया? ओके, बढ़ू आगे। रॉन्ग स्पेलिंग, अबे स्पेलिंग तो संभाल लेना यार। ठीक है, चलू आगे में। ठीक है, अब कुछ गलती कर दी क्या मैंने? F2 की एरो, F2 की एरो किधर होगा भाई? F2 अलोंग द नॉर्थ होगा भाई। नॉर्थ इधर ही तो होता है, ये नॉर्थ है भाई। सही तो है, इधर ही तो है, इधर ही तो है। ओके ओके, अब एक काम कर, F2 ऊपर होगा, ऊपर ही तो दिखाया मैंने, ऊपर ही तो दिखाया है? चल मेरे को एक सवाल करके दिखा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने करा, इसका अगला क्वेश्चन तू करके दिखा। मैं यहां पर चीजें बदल रहा हूं। ठीक है? ठीक है सर जी, ओके। F1 मैंने बोला है सर ये है 10 न्यूटन अलोंग 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है सर जी, ये है 20 न्यूटन अलोंग साउथ। एक है F3 है 30 न्यूटन अलोंग 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। सॉल्यूशन सब लोग करके दिखाओ फटाक से, करो 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 करो। सर बैक ये F2 का एरो ऊपर, F2 की ऊपर एरो, हाँ तो F2 की ऊपर ही तो होगा, इसमें गलत क्या है? अबे ये वाला क्या था, ये तो वो थी ना, ऊपर ही तो होगा ना, इधर ही तो होगा ना F2। देख F2 किधर है? F2 40 न्यूटन है, अलोंग नॉर्थ है, तो नॉर्थ इधर ही तो होता है ना।
ओ भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ ऊपर की तरफ है। ये तो ना सोच रहा, तो सही बताते, सही बताते, ये तो नहीं सोच रहा तू कि ऊपर की तरफ दिखा दिया गुरुजी ने। ये टॉप व्यू है। अरे मुझे लगा इतना तूने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, उसमें ज्योग्राफी में। ये टॉप व्यू है मेरे भाई, टॉप व्यू। हम ऊपर से देख रहे हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे। हाँ ठीक है, ये ऊपर से देख रहे हैं, ये तू खड़ा है ऐसे, ऐसे तू खड़ा है। अरे बात समझ में। तो इधर हो गया नॉर्थ, सॉरी इधर देख, इधर हो गया ईस्ट, समझ ले इसको। ईस्ट हो गया इधर, वेस्ट हो गया इधर, नॉर्थ हो गया अंदर, साउथ हो गया तेरी तरफ, ये हो गया ऊपर, ये हो गया नीचे। अब जब नॉर्थ अंदर की तरफ है, तो मैं इसे कैसे दिखाऊं, इस बारिश में मार मैं कैसे दिखाऊं? मैं क्या, सब लोग ऐसे ही दिखाते? ठीक है, तो नॉर्थ ऊपर है, तो इसका मतलब ऊपर नहीं है, ऊपर तो ऊपर है, ऊपर तो आसमान है। अच्छा, F2 के ऊपर वेक्टर, अरे ओके ओके, ये कहना चाह रहा है तो ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके इट्स ओके, ठीक है ठीक है, ये कहना चाह रहा है तो भाई ठीक है, ले भाई ले, ठीक है। एक बार बताऊं, ये F2 पे बंदूक रख के तूने जो चलाई है ना, मुझे पता है तुम में से काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि नॉर्थ ऊपर कैसे हो गया। ठीक है ना, नॉर्थ ऊपर कैसे हो, तुम सोच रहे हो ऊपर कैसे हो गया नॉर्थ भाई। ठीक है, नॉर्थ ऊपर नहीं है, नॉर्थ उधर है। हाँ चल, मैंने ओके, मैंने वेक्टर लगा दिया, चल अब ये कर। हाँ, मजा आ रहा है वेक्टर पढ़ने में, करो। कल तक रो रहा था तू है? मैं कल ही स्टार्ट करने वाला था, लेकिन तूने कल माहौल ऐसा कर दिया, कुछ रो रहे हैं, कुछ परेशान हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो है मैं माहौल ही, फिर मुझे ठीक नहीं लगा वेक्टर स्टार्ट करना। मैंने कहा यार रहने दे यार, पहला चैप्टर है फिजिक्स में, बहुत जरूरी है। कम समझ में आया तो फिर बाद में परेशान होगा तू। हाँ, रोना वोना नहीं है बेटा। वो सुना है ना कि किसी की याद में रोना फिजूल है, और इतने अनमोल आंसू खोना फिजूल है। और रोना है तो उनके लिए रो जो तुम पे निसार हैं, उनके लिए क्या रोना जिनके आशिक हजार है। ठीक है ना, तो रोना नहीं है भाई। हाँ, ये बात कहा कि कहा लेके चले गए आप, सीधा दिल पे मारते हो। चल नोट कर, चलो सवाल करते हैं भाई। ओके गुरुजी, सर ये ऊपर की तरफ हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट। ओके, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। एरो भैया लगा दो। कह रहा वाह 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 वाह, अबे फॉलो भी कर लेना इसको। हरी बात समझ में, वाह वाह नहीं, फॉलो भी कर लेना। ठीक है, कन्याएं कहेंगे सर हम तो हमेशा फॉलो करते हैं। आप बॉयज से बोलो फॉलो करने के लिए। हम ब्लॉक करने से पहले बिल्कुल 2 सेकंड नहीं लगाते हैं, हम तो इनको तुरंत ब्लॉक कर देते हैं। यही नालायक ऐसे होते हैं, कभी अपने दोस्त के नंबर से कॉल करेंगे, कभी अपने दोस्त के नंबर से व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, कभी कभी दूसरा सिम लेके कॉल करेंगे। हमें तो 2 सेकंड लगता है दोबारा ब्लॉक करने में। हाँ, इनको समझाओ। हाँ बेटा, तुम्ही को समझा रहा हूं मैं। ठीक है, चल आ जाओ, शुरू करते हैं। सर F1 बराबर 10 न्यूटन अलोंग द 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। मुझे बता दो लैंग्वेज में परेशान होगा, इसको क्रैक करने की कोशिश कर। सर 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, मेरे को भी नहीं पता किधर लगेगा, मैं तो क्रैक करता हूं। कैसे देख, ऐसे सर 10 न्यूटन है, ठीक है, 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। सर वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से वेस्ट की तरफ चलो इससे 53 डिग्री, वेस्ट ऑफ पश्चिम दिशा की तरफ, पश्चिम दिशा ऑफ दक्षिण दिशा, दैट मींस ये एंगल तेरा हो जाएगा 53 डिग्री। और ये कौन सा वेक्टर हो गया भाई, F1। अब मैं लगाऊंगा वेक्टर ऊपर, ये F1 हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर F2 है 20 न्यूटन अलोंग साउथ, तो साउथ की तरफ। अब ध्यान से देखिए, 10 है, ये 20 है, तो इसका मैग्नीट्यूड तुझे इससे ज्यादा दिखाना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड तुझे इससे ज्यादा दिखाना पड़ेगा, ज्यादा मतलब दुगना दिखाना पड़ेगा, उसी प्रोपोर्शन में दिखाना पड़ेगा। तो बोलेगा ठीक है गुरुजी, ये अल्लाह दिखा दिया दुगनी, अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे थोड़ा बहुत। बोला ठीक है सर जी, ये किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा F2। अगला 39, सर 30 डिग्री अलोंग 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। सर ये तो है साउथ, ठीक है, और ये है ईस्ट। बोले हाँ सर, साउथ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब ये जो है सर 30 न्यूटन ऐसा कुछ ऐसे हो जाएगा, और ये एंगल आ जाएगा 45 डिग्री, और ये तुम्हारा कौन सा वेक्टर हो जाएगा, F3 हो जाएगा।
सर शायरी सुना दो, मैं सुना तो दी, अरे ऐसी निकलेगी। ठीक है, तू माहौल दे, मैं सुना दूंगा। अभी तक तूने माहौल दिया, मैं सुना दिया। खैर ये समझ में आ गया सबको, सारे बच्चे मिनट से पहले, सारे बच्चे मिनट से पहले, सारे बच्चे टाइप करके बताएं क्या सभी का ये आंसर सही है, जल्दी जल्दी। रॉन्ग, बता क्या गलती करी है, बोलो बोलो। सर थर्ड की लाइन ज्यादा हो गई है, बस यही गलती है ना, थर्ड की लाइन ज्यादा है ना, याद रखूंगा इस बात को, मैं तेरे को याद रखूंगा इस बात को। जब तू रोटेशन के सीआरटीएम के सबसे मुश्किल सवाल तू फोड़ रहा होगा ना, तब मैं तुझसे तुझे टोन मारूंगा उस टाइम पे कि तूने मुझे रोका था उस टाइम पर। बोले कैसे, बोले सर ये F3 की लेंथ जो है ना, इसकी 3 गुना होनी चाहिए, ये आपने ऐसे कैसे बना दी है। मैंने कहा तो सुन मैं क्या करता हूं, मैं इसको छोटी कर देता हूं फिर। ओहो, अब ठीक है, मैं इसको भी छोटी कर देता हूं फिर, अब ठीक है। ये ले, अब भाई उसको अंदर टीवी से बाहर कैसे निकालूं मैं उसको, अब देख, अब सही है, अब सही है, अब सही है। ओके ओके, निकल जाऊं आगे। यस सर, यस सर। अब मेरी बात समझ, जैसे मैं एक सवाल और दूं आपको, क्वेश्चन मैं बोलूं फोर्स है 30 न्यूटन अलोंग साउथ वेस्ट, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा, बताना जरा एक बार। केवल ऐसा ही दे रखा है तेरे सामने, 30 न्यूटन साउथ वेस्ट, कैसे रिप्रेजेंट करेगा इसको, बता। क्या तू ये बोलेगा सर डायरेक्शन, सर एंगल बताओ, बिना एंगल के नहीं करेंगे। मेरे को भी ऐसी फील आती है भाई, एंगल तो बता दे यार, है? ये साउथ वेस्ट क्या होता है बे? अबे ये तो बता कितने एंगल पर है। तो अगर तुम्हारे सामने इस प्रकार का केस दिया हो तो याद रखना, ये तेरा अगला एसकेसी है कि यहां पर सवाल छोड़ मत देना। याद रखना, अगर ऐसा दिया है तो इसका मतलब है 45 डिग्री, बीचों बीच, बीचों बीच। याद रखना मेरी बात, ठीक है। मतलब वैसे देना चाहिए लेकिन देते नहीं है। काफी सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें गिवन नहीं होगा, बस वो बस केवल साउथ वेस्ट लिख के छोड़ देगा। तो इन दैट केस याद रखना कि भाई इसका मतलब क्या है। बोले सर इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है साउथ। ठीक, तो साउथ वेस्ट का मतलब हो गया है कि सर इसका मतलब है सर एंगल दो। अगर एंगल नहीं दे रहा है ना तो मैं इसको 45 डिग्री मान के चलूंगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन सवाल नहीं छूटना चाहिए। इसको नोट कर, एचकेसी में नोट कर इसको अलग से। पता चला तू कहे कि हम नहीं कर रहे सवाल, साउथ वेस्ट में एंगल ही नहीं दे रखा है, नोट कर। ठीक, और यहां पर मैं लिख देता हूं एफ। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डाउट देख लो, डाउट देख लेते हैं भाई, पहले लिख उसके बाद डाउट देखूंगा मैं, पहले लिख जल्दी, मिनट से पहले जल्दी करो। हो गया, बढ़े आगे, ठीक है सर, ओके। अब हम डाउट थोड़ी देर के बाद पहले पढ़ लेते हैं। मुझे पता है तू ऐसे ही डाउट पूछेगा, सर ये समझ, सर कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, ऐसे डाउट जबरदस्ती, ए सुन ना, मेरी क्लास में जबरदस्ती ऐसे मत बोला कर यार, ठीक है। कुछ लोग मजे मजे में बोलते हैं सर कुछ समझ में नहीं आया, सर वो समझ में नहीं आया, सर ये समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा सुन लिया कर, समझ में आ जाएगा तुझे। 99%, 96% बच्चे अगर समझ सकते हैं तो बाकी 3% भी समझ सकते हैं। ठीक है, कोई चीज टफ होती है मैं उसको ऑलरेडी 1-2 बार रिपीट कर देता हूं। अगर जेन्युइनली नहीं आया हो तब तू बोला कर, ठीक है। ठीक है सर, बोला सर इसके बाद एक छोटी सी थ्योरी है टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है सर, थोड़ी छोटी सी थ्योरी है, ठीक है। वो मैं तुझे यहीं पर याद करा के भेजूंगा, क्लास में याद करा के भेजूंगा। बोले क्या, बोले सर जी देखो, जब हमने फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने स्केलर वेक्टर में तोड़ लिया तो फिर हम लोगों ने कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोगों ने कुछ कुछ टर्म डिफाइन करे, जैसे कि एक होता है इक्वल वेक्टर। ठीक है सर जी, एक होता है पैरेलल वेक्टर। ठीक है सर जी, एक होता है एंटी पैरेलल वेक्टर। लिखना मत, लिखने का मौका दे दूंगा मैं, तू पहले समझ ले, पहले समझ ले। ठीक है सर, सर इक्वल वेक्टर का मतलब क्या, मैंने कहा इक्वल वेक्टर का मतलब है सब कुछ इक्वल।
मतलब बोले टू वेक्टर आर said to be equal vector if they have same magnitude, same direction and same physical quantity. चाहे तो मेरे साथ साथ लिख ले, चाहे तो मेरे साथ साथ लिख ले, ठीक है, ठीक, फिर मैं उसको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, ठीक। मतलब सीधी सी बात है, इक्वल वेक्टर का मतलब दो वेक्टर, अगर कोई बोले दोनों इक्वल वेक्टर हैं, इसका मतलब समझ जाना कि दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बोल देंगे कि वो दोनों वेक्टर इक्वल है, ठीक है सर। उसी प्रकार से सब पैरेलल वेक्टर, मतलब मैंने कहा दो वेक्टर को पैरेलल वेक्टर में बोलूंगा कब, जब उनकी दिशा सेम होगी, बस खत्म कहानी, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, टू वेक्टर आर, अब इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए लोड मत देना इसका, ठीक है। आर said to be parallel vector if they have same direction। अरे बात समझ में, ठीक है सर जी। और सर एंटी पैरेलल मतलब मैंने कहा अपोजिट डायरेक्शन, खत्म, जैसे मैथ्स में पढ़ते थे ना, बिल्कुल ऐसे ही, दे हैव अपोजिट डायरेक्शन। सर ये क्या होता है सर, समझ में नहीं आया सर। मैंने कहा रुक, पेन नीचे रख, ओए रख नीचे, पेन को नीचे रख, हाँ समझ रहा है। फिर कहेगा शाहिद कपूर की आत्मा जाग गई सर आपके अंदर, ठीक है ना, ठीक है। वो कौन सी पिक्चर है, वो है डॉक्टर जिसमें बना होता है, कौन सी पिक्चर है वो, है हाँ कौन सी है बे, अबे कौन सी है, मेरे को भी याद नहीं है। कबीर सिंह, कबीर सिंह, कबीर सिंह बोला, हाँ ओए रख नीचे, पेन नीचे रख, ध्यान से देख। मैं अगर आपसे एक केस बोलूं कि भाई साहब, सपोज एक केस बोलूं, ए ब्लॉक इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड along plus x-axis as shown in diagram। ठीक, ठीक है सर जी। मतलब की बात यह है कि सपोज मैं आपसे कह दूं भाई एक ब्लॉक है, ये रहा एक ब्लॉक, ठीक है, ये रहा एक ब्लॉक, ठीक है, ठीक है सर। इसके अंदर हम भरेंगे रंग, हमारे पास बहुत रंग है, ठीक है सर। सर ये ब्लॉक भाग रहा है आगे 10 मीटर पर सेकेंड से, ये इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, ठीक है सर। अब मैंने एक काम किया, मैंने यहां से इधर फोर्स लगाया F1 5 न्यूटन का, मैंने आगे फोर्स लगाया F2 3 न्यूटन का, ठीक, ठीक है। मैंने पीछे फोर्स लगाया F3 4 न्यूटन का, समझा मेरी बात को, बोले ठीक है सर जी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं इस सवाल में कि सर ये बता दो सर इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या क्या होते हैं, मैंने कहा इक्वल वेक्टर का मतलब है सब कुछ इक्वल होना चाहिए, सब कुछ इक्वल होना चाहिए भाई, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन भी इक्वल होनी चाहिए और फिजिकल क्वांटिटी भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है गुरुजी, हम समझ गए, यहां पर मैं इस 5 की जगह 10 कर रहा हूं। ठीक, ठीक है सर। तो अगर मैं सपोज सवाल पूछूं इसमें, बोले पहला पार्ट, ए पार्ट क्या, बोले F1 एंड वेलोसिटी आर इक्वल वेक्टर, क्या ये सही बात है? मैंने कहा एक बात बता, F1 कितना लगा, बोले 10, किधर लगा, बोले आगे, वेलोसिटी किधर है, बोले आगे, कितनी है 10, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, परंतु फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग, क्यों, एक फोर्स है एक वेलोसिटी है। इसका मतलब यहां पे समझ में आ गया कि सर ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा फॉल्स। सर इक्वल वेक्टर कैसे हो सकते हैं सर, सर दोनों अलग अलग चाहिए, वो फोर्स है वेलोसिटी है, तो दीज आर नॉट द इक्वल वेक्टर। मैंने कहा ठीक है। अगला क्वेश्चन बी पार्ट,
अगर मैं आपसे पूछूं कि F1 वेक्टर और वेलोसिटी आर पैरेलल वेक्टर, मैं तेरे को सवाल करने का मौका दूंगा, टेंशन मत ले, तेरे को मौका दूंगा सवाल करने का, उसकी लोड मत ले तू। अभी समझ दे पहली चीज, बढ़िया तरीके ही समझ के जाना। बोले ठीक है सर जी। बोले सर क्या ये पैरेलल वेक्टर है? मैंने कहा भैया चेक करके बता पैरेलल का मतलब क्या है, जुबान से केवल इतना पकड़। बोले सर जी देखो सर इक्वल का मतलब है सब कुछ इक्वल, मैं सब एक एसकेसी में भी लिखा दूंगा, अभी टेंशन मत ले, अभी लिखा दूंगा एसकेसी में, अलग से लिखा दूंगा, जल्दी जल्दी नोट्स पड़ेगा तो एकदम वहीं से रिवाइज हो जाएगा तेरा। सर इक्वल वेक्टर सब कुछ इक्वल होना चाहिए, पैरेलल वेक्टर मतलब सर डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो भैया बता F1 की तरह आगे, वेलोसिटी की तरह आगे। यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगला नेक्स्ट, अगला अगर मैं आपसे पूछूं तीसरा प्रश्न, बोले ठीक है सर जी तीसरा पार्ट बताओ। मैंने कहा क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि F1 एंड F2 आर इक्वल वेक्टर? क्या F1 F2 इक्वल है? F1 किधर लगा आगे, F2 किधर लगा आगे, ये कितना है 10, ये कितना है 3, मैग्नीट्यूड क्या है अलग, फॉल्स। ठीक है सर जी ओके नेक्स्ट अगला, सर डी वाला पार्ट, क्या F1 F2 पैरेलल है? क्या F1 F2 पैरेलल है? क्या F1 F2 पैरेलल वेक्टर है भैया? बोले हाँ गुरुजी दोनों आगे हैं, और अगर दोनों आगे हैं यस दिस इज ट्रू। ओके सर जी नेक्स्ट अगला, सर ई वाला पार्ट, क्या मैं ऐसा कह दूं कि F3 एंड वेलोसिटी आर एंटी पैरेलल वेक्टर? भाई F3 किधर है पीछे, वेलोसिटी किधर है आगे, यस बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू, बिल्कुल सही बात है। F3 लगाए पीछे की तरफ, वेलोसिटी आगे की तरफ, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट ई एफ के बाद अगर मैं आपसे पूछूं इसी सवाल में, बोले सर F1 एंड F3 आर एंटी पैरेलल वेक्टर, मैं कहूंगा यस। बोलो क्या ये चीज समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर हो गया? देख धीरे धीरे सुरूर चढ़ेगा, देख वेक्टर का धीरे धीरे सुरूर चढ़ेगा, फिजिकल क्वांटिटी का भी धीरे धीरे, अब तेरे को फील आ रही होगी धीरे धीरे, अच्छा फोर्स ऐसे लग रहा है, अच्छा ये इधर लग रहा है, अच्छा ये इधर लग रहा है, धीरे धीरे जब तेरे दिमाग में जाएगी तभी कंफर्टेबल बनो, तू होता चला जाएगा इन चीजों से। सही है, चल इसको नोट कर जल्दी, और फिर अगला सवाल तू करके दिखा जल्दी जल्दी जल्दी। यस यस, जो बच्चा रिपीट टाइप कर रहा है बेटा दोबारा सुन ले यार, कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। इक्वल का मतलब है सब कुछ सेम होना चाहिए, पैरेलल का मतलब है दिशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल दूं ऑल द इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, क्योंकि इक्वल है तो दिशा सेम है, और दिशा सेम है तो पैरेलल है। इसका मतलब अगला लाइन तो ये भी लिख सकता है, यस सर ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, यस बिल्कुल सही बात है। ठीक है अभी इसको लिखा रहा हूं, रुक जा, लिख लिया चल अब, चल ये नहीं लिखा तो लिख ले, आई होप साथ साथ लिख लिया हो तूने, नहीं लिखा तो बेटा लिख ले, जल्दी लिख इसको, पहले ये लिख ले फिर वो वाला पार्ट लिख लेना, और थोड़ा ना दिमाग लगा लिया कर, है ना। दिमाग लगाने का मतलब सपोज मैं 3 चीज लिख रहा हूं, है ना, और तूने सपोज साथ साथ ये लिखना स्टार्ट कर दिया, है ना, तो तू थोड़ा सोच लिया कर कि यार ये 3 तो लिखनी है मेरे को, है ना, तो उसके लिए स्पेस छोड़ दिया और फिर लिख लिया, ठीक है। मतलब थोड़ा सा स्मार्टली काम करो, है ना, करो जल्दी छापो। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हेयर कट करवा लो, है? करवा लो, अच्छा हेयर कट करवा लो क्या? मैं एसकेसी लिखाऊंगा, अभी लिखाऊंगा एसकेसी लिखाऊंगा, टेंशन मत, पहले ये लिख ले, है करवा लूं क्या हेयर कट, है? फिर तू मेरे को पहचान ही नहीं पाएगा क्लास में, हाँ कहेगा ये कौन से सर आ गए। चल तू कह रहा है, तुम्हें सोच, एक बच्चा कह रहा सर एसकेसी बुक कब आएगी, 11th क्लास वाली, जब तक तुम सब लोग मिलके मुझे कन्विंस नहीं करोगे तब तक तो नहीं आएगी, ठीक है ठीक है हाँ। लिख लिया, लिख लिया, फिर पढ़ा,
जल्दी। जल्दी। लिख लिया? चल अब लिख। अब एसकेसी में लिख। पहले पहले यहां एसकेसी की लिख। इक्वल वेक्टर मतलब सब कुछ इक्वल होना चाहिए। लिख। इक्वल वेक्टर मतलब सब कुछ इक्वल होना चाहिए। पैरेलल मतलब दिशा सेम होनी चाहिए। और एंटी पैरेलल मतलब दिशा अपोजिट होनी चाहिए। बस इतनी लाइन लिख ले बस। ठीक है, जब तू नोट्स रिवाइज कर रहा होगा ना वहीं से इतने से ही तेरा काम चल जाएगा। ठीक है, लिख ले। इक्वल वेक्टर मतलब सब कुछ सेम होना चाहिए। पैरेलल वेक्टर मतलब दिशा सेम होनी चाहिए। दिशा को अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्शन, कुछ और मत समझना। यार दिशा पता नहीं सर किधर है। और एंटी पैरेलल मतलब दिशा अपोजिट होनी चाहिए। यस। वो कह रहा सब वेक्टर बोरिंग है बेटा, तुझसे ज्यादा नहीं है। तुझसे ज्यादा बोरिंग नहीं है, ठीक है ना? हाँ, चलो हो गया। रॉन्ग क्या रॉन्ग है? रॉन्ग 3? अच्छा यहाँ एंटी पैरेलल लिखना है, ओके ठीक है। अब इतना तो मैच्योर है तू। ये ले, इतना तो मैच्योर तू है ही। ये ले, है ना? ठीक है, तूने बता दिया, अच्छा किया। मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया था ना वो, समय बचाने के लिए, है ना? अब लिख ले। ओके, बढ़े आगे। ठीक है, चल ये ले, जल्दी छाप ले मिनट से पहले, जल्दी। और इससे अगला सवाल करके दिखाना। 2 क्या 3 सवाल दूंगा मैं तेरे को। हाँ, यस। चंद ये नोट कर, ये नोट कर। भाई हो गया, छाप लिया? 30 सेकंड का टाइम और दे रहा हूं, जल्दी जल्दी फटाक से लिखो। हम्म, कल टेस्ट है। अबे टेस्ट का लोड मत ले, छोड़ के आएगा मुझे पता है, टेंशन मत ले। ठीक है, अभी थोड़ी गलतियां होंगी तुझसे टेस्ट में। ठीक है, आप सभी लोग प्लीज टेस्ट के मार्क को लेके अपने आप को जज मत करना। जितना मैंने आपको ऑब्जर्व किया है, जितना मैं आपको समझ रहा हूं, आप फिजिक्स में गलती नहीं कर रहे हो, आप कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो। थोड़ी आपकी लैंग्वेज क्रैकिंग धीरे धीरे डेवलप होगी, क्योंकि 10th 11th क्लास में आए हो। तो बिल्कुल पैनिक मत होइएगा, अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, जो जो कमी हो उसको सुधारने की कोशिश कीजिएगा। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको। ठीक है, आप सब्जेक्टिव पैटर्न से तुरंत सडनली ऑब्जेक्टिव पैटर्न में शिफ्ट हुए हो। 10th क्लास की कहानी अलग थी, अब तुम्हें सोचना पड़ता है 4 ऑप्शन देख के। ओके, सब वी रॉन्ग। F1 एंड वेलोसिटी आर पैरेलल। अब देख, एक बच्चा कह रहा है वी रॉन्ग है। F1 किधर है? F1 है आगे। वेलोसिटी किधर है? वेलोसिटी है आगे। दोनों क्या, दोनों की दिशा सेम है? हाँ जी सेम है। मतलब पैरेलल के लिए, मेरा कहने का मतलब पैरेलल के लिए फिजिकल क्वांटिटी सेम होना जरूरी नहीं है, अलग अलग भी चलेगी। बस पैरेलल का मतलब है दिशा सेम हो, बस खत्म कहानी। ठीक है, इसलिए अगला लाइन लिख ले यहां से। ठीक क्या? चल अगले 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 पार्ट से पहले मेरे को सवाल कर तू, पहले ये करके दिखा मेरे को। ठीक है,
मेरा पहला क्वेश्चन, ठीक है। F1 इनके ऊपर वेक्टर नहीं लगा रहा वरना खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। पहला सवाल, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन, एक टावर है, टावर के ऊपर मैंने तुझे खड़ा कर दिया, तेरे हाथ में बॉल है, तूने बॉल को फेंक के मारा ऊपर की तरफ 40 मीटर पर सेकेंड से। बॉल का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ठीक है। तो मुझे बताओ यहां पर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर पैरेलल या एंटी पैरेलल? जल्दी करो 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 जल्दी, मिनट से पहले। ऑल करेक्ट, अरे वाह बहुत ही बढ़िया। बोला सर जी सवाल शुरू करते हैं। मैंने कहा भैया F1 और F2 आर एंटीपैरेलल वेक्टर, F1 और F2 आर एंटीपैरेलल, F1 आगे F2 पूछे, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर जी F1 और F3, F1 और F3 आर अपोजिट है, बिल्कुल सही बात, एंटीपैरेलल, यस करेक्ट बात है। F2 और F3 दोनों पीछे की तरफ पैरेलल है। और सर F2 और F3, सर ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, ये भी 5, ये भी 5, ये भी पीछे, ये भी पीछे, यस दे आर इक्वल वेक्टर, करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं तुझसे यहां पूछूंगा तो भाई मैं तुझसे पूछूं, मैंने कहा भैया बता दे क्या होगा, तो याद रखना हमेशा मेरी बात, क्या ये हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे कि अगर पार्टिकल हवा में होता है तो उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, सब बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखना, ठीक, कि पार्टिकल अगर हवा में, चाहे वो ऊपर जा रहा है, चाहे वो नीचे जा रहा है, चाहे वो हाईएस्ट पॉइंट पर है, कहीं पर भी हवा में है तो उसका एक्सेलरेशन नीचे जी होगा। ठीक, तो आपने पार्टिकल को ऊपर फेंक के मार दिया 20 मीटर पर सेकंड से, उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे। तो क्या ये इक्वल वेक्टर है? नहीं। एक वेलोसिटी एक एक्सेलरेशन है, नहीं है। क्या ये एंटी पैरेलल वेक्टर है? हां, क्योंकि दोनों की दिशा अलग है। क्या ये पैरेलल वेक्टर है? ना, बिल्कुल नहीं। बोलो, क्लियर है? ऑल ट्रू, ठीक है। अब जैसे मैं अब आगे अगला, आई होप तुमने एक सब देख लिया होगा। अब जैसे मैं थोड़ा सा जो है लिखना मत, अब ये चीज कॉपी पे मत लिखना, बस फील के लिए। सपोज मैं तुझे एक सवाल दे दूं, मैं तुझसे कह दूं भाई साहब यहां ना एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है गुरुजी, इंक्लाइन प्लेन है, इसको मैंने यहां पे फिक्स कर दिया, यहां से मैंने एक ब्लॉक को छोड़ दिया, वो ब्लॉक आगे की तरफ भागा, एक मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और फिर हमने देखा कि भाई इसमें फ्रिक्शन लग रहा था पीछे की तरफ, सपोज क्या होता है फ्रिक्शन बाद में देखेंगे, अभी के लिए कोई फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ। तो मैं तुझसे पूछूं, मैंने कहा भाई साहब ये फ्रिक्शन और ये वेलोसिटी आपस में कैसे हो गए? एंटी पैरेलल, वेलोसिटी इधर है, फ्रिक्शन पीछे, खत्म, एंटी पैरेलल हो गए। आ रही बात समझ में? ठीक है सर जी, ओके। नेक्स्ट, उसी के बाद सर एक और आता है जिसको बोलते हैं सर प्लेनर वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और एक और आता है को इनिशियल वेक्टर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ो निकल ले। बोले को प्लेनर वेक्टर मतलब, मैंने कहा नाम से उठा, प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में होनी चाहिए, बोथ वेक्टर शुड बी इन ए प्लेन। बोले मतलब,
मन का भाई देख मतलब ये है, देख ऐसा समझ तू, देख ठीक है, देसी भाषा में समझ ले इसको, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। सपोज मैं ऐसा बोलूं कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो क्या ये दोनों इस टीवी के प्लेन में है? बोले हाँ, तो सर ये प्लेनर वेक्टर हो गए। क्या अभी भी है प्लेन में? हाँ, प्लेनर वेक्टर हो गए। क्या अभी भी है? हाँ, प्लेनर वेक्टर हो गए। लेकिन एक वेक्टर को अगर मैं ऐसे दिखा दूं, ऐसे, तो एक तो यहां है और एक की दिशा इधर हो गई, एक प्लेन के बाहर आ गया। जैसे कॉपी ले ले, कॉपी पे रख दे, दो पेन ले ले, कॉपी के ऊपर ये कॉपी है, सपोज ये पन्ना है, मैंने इसको ऐसा रख दिया, देख कैसे, क्या ये दोनों कोप्लेनर वेक्टर हो गए? हाँ भैया, एक ही प्लेन में है। मैंने इसको उठा के ऐसे रख दिया, क्या अभी भी मेरे हाथ के प्लेन में ही है? बोले हाँ सर। लेकिन अगर मैं किसी एक को उठा के ऐसे कर दूं तो ये प्लेन के बाहर आ गया, या ऐसे कर दूं तो प्लेन के बाहर आ गया, तो हम इसको नहीं बोलेंगे। कोप्लेनर का मतलब भैया सीधी सी बात है, एक ही प्लेन में। उसी प्रकार से को इनिशियल वेक्टर, कहीं टर्म तेरे को मिले, को इनिशियल का मतलब, इनिशियल मतलब शुरुआत, मतलब दो ऐसे वेक्टर जिनकी शुरुआत एक ही जगह से हो, जैसे कि एक वेक्टर ये ए हो गया और दूसरा वेक्टर तेरा ये हो गया। सपोज इनकी दोनों की पूंछ मिली हुई है, तो हम इसको को इनिशियल वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, नोट कर इसको, ये उतना काम का नहीं है, लेकिन लिख ले जल्दी, मिनट से पहले सारे लोग। जल्दी, रिपीट। अब भाई इसमें क्या रिपीट करूं? प्लेन का मतलब समझता है? प्लेन, नालायकों, रुको, ये है सपोज, ये एक प्लेन है, ठीक है, ठीक है, दीवार एक प्लेन है, फर्श एक प्लेन है, छत एक प्लेन है, एरिया समझ ले यार, जैसे स्क्वायर शेप का एरिया वो उसी टाइप का। अब सपोज एक वेक्टर को मैं ऐसे रख दूं, क्या ये कॉपी के प्लेन में है? बोले हाँ सर जी, कॉपी के प्लेन में है। एक वेक्टर को सपोज, ये दूसरे वेक्टर को मैंने ऐसे रख दिया, क्या ये दोनों कॉपी के प्लेन में है? हाँ जी, तो ये कोप्लेनर हो गए। लेकिन वही एक वेक्टर को मैं सपोज ऐसे उठा दूं, तो क्या ये प्लेन के बाहर हो गया? क्या अब भी प्लेन के बाहर है? क्या अब भी प्लेन के बाहर है? क्या अब भी प्लेन के बाहर है? हाँ सर, तो फिर ये कोप्लेनर नहीं हुए। मैं कह रहा हूं बस एक ही प्लेन में, बस ऐसे रखती है, बस ऐसे, बस खत्म, इतना ही है। मन करे पढ़ा, ना मन करे छोड़ दे, सालों को कहीं काम भी नहीं आता है। ठीक है, पहली बात हो गई। ठीक है सर, दूसरी बात, को इनिशियल मतलब जिनका जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, लिख ले, टू वेक्टर आर said to be co-initial vector if they have same initial point। भाई नाम से उठा, रटना नहीं है, नाम से उठा, को इनिशियल, इनिशियल, हाँ, को मतलब सेम, इनिशियल पॉइंट सेम, हो गया। ठीक है, नोट कर ले फटाक से, जल्दी। अरे भाई जल्दी छापो मेरे भाई। बाहर सिग्नल ही नहीं जा रहा, सिग्नल ब्लॉक हो गया भैया। कॉफी, यस, डन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट। सर एक होता है निगेटिव वेक्टर। बोले था कितने टाइप करा दिया आपने, अबे लोड काय को ले रहा है, यही क्लास में याद करा के भेजूंगा तुझे। सुन, इक्वल वेक्टर क्या होता है? सब कुछ इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए। ठीक है सर जी, इक्वल वेक्टर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। सर एक होता है पैरेलल वेक्टर, केवल दिशा सेम। ठीक है सर, एक होता है एंटी पैरेलल, दिशा अपोजिट। ठीक है, को इनिशियल, दोनों की पूंछ मिला दी, इनिशियल पॉइंट सेम हो गया। को प्लेनर, एक ही प्लेन में दोनों को रख दिया, इतना सा है। उसी प्रकार से एक होता है निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर का मतलब है, ठीक है, ए वेक्टर बी लेट is said to be negative vector of A
इफ it has same magnitude, opposite direction, and same physical quantity. ये लाइट मोड से लेना, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई कोई एक वेक्टर बी है। हाँ सर जी, सर ये ए का अगर निगेटिव वेक्टर है, टू वेक्टर आर सेट टू बी निगेटिव वेक्टर टू ईच अदर इफ, बस वहां रख देना। बस केवल ये याद रखना, मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, बस केवल दिशा अपोजिट हो, दिशा अपोजिट हो। मतलब बी इज सेट टू बी निगेटिव ऑफ वेक्टर ए, ठीक। तो इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है, ठीक। बस दिशा अपोजिट होनी चाहिए। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं भाई कि अगर सपोज कोई ऐसा बोले कि भाई ए वेक्टर आगे की तरफ है, ऐसे समझ, ये ए वेक्टर है तो बी वेक्टर ऐसे हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। ए वेक्टर अगर ये है तो माइनस ए वेक्टर पीछे की तरफ हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, इस माइनस ए वेक्टर को मैं अगर एक अलग वेक्टर बी के नाम से दे दूं तो आप इसको इस प्रकार से लिख देंगे। मतलब ये इक्वल वेक्टर जैसा ही है, बस दिशा अपोजिट है, खत्म। इक्वल वेक्टर में सब कुछ इक्वल था, दिशा सेम थी। अगर कोई वेक्टर, दो वेक्टर ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, फिजिकल क्वांटिटी सेम है, तो उनको एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर बोल देंगे। जैसे कि मैं एक सवाल दूं, मैं तुझसे कहूं, मैंने कहा भाई मैंने यहां पे लगाया फोर्स F1, या इसी में देखना, इसी में देख, इसी में देख, इसी से समझ ये वाला सवाल, ठीक। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि सर F1 एंड F2 आर निगेटिव वेक्टर। लिखना मत, पहले समझ। सर F1 कितना है 5, F2 कितना है 5, सर ये भी न्यूटन ये भी न्यूटन, ये लग रहा आगे लग रहा पीछे, डायरेक्शन अपोजिट, बाकी सब सेम, इसका मतलब ये एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर है, बस इतना है। बोलो क्या ये चीज समझ में आ गई आप सबको? है आ गई हो तो ये जल्दी से लिख ले, इसको लिख ले। बस ये समझ कि अगर एक वेक्टर इधर है, उसका एरो इधर है, तो उसका निगेटिव वेक्टर का मतलब है जस्ट उल्टा कर दे, बस उसको उल्टा कर दे, उल्टा ऐसे, ये कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। जस्ट इक्वल वेक्टर जैसा ही है, बस डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, खत्म। रिपीट सर, निगेटिव वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, फिजिकल क्वांटिटी सेम, बस खत्म, ठीक है। कोई भी वेक्टर ऐसा है, दो वेक्टर हम निगेटिव बोल देंगे एक दूसरे के, पहली बात उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दिशा अपोजिट होनी चाहिए, सारी बात समझ में, बस इतना है, फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, बस इतना आसान है। अब जैसे देखिए, देख अब देख, जैसे इस सवाल में एक ऊपर एक नीचे, क्या निगेटिव वेक्टर है? नहीं है, क्यों? एक एक्सेलरेशन है, एक वेलोसिटी है, ठीक है सर। सर इसमें F1 और F2 निगेटिव वेक्टर है? हाँ है, बिल्कुल है। F1 और F3 निगेटिव है? हाँ है, क्यों? मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों ही फोर्स है। अरे बात समझ, ये है, इतना है बस यहां पर। बोलो, बोल मेरे भाई। वो कह रहा सर कॉफी मत पियो, शुगर हो जाएगी। यार ऐसा मत बोल भाई, तू कहे कि सर आप पी लो जितना मन कर रहा, थोड़ी बहुत कॉफी, हमारी दुआएं आपके साथ है, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ चलो बढ़े आगे, जल्दी। सर निगेटिव वेक्टर बहुत टफ है, अबे कुछ इसकी, अरे यार ये देख कर डर लग रहा है क्या तेरे को? ये डेफिनेशन पढ़ के डर लग रहा होगा तेरे को? खोपचे में लिख ले, लिख खोपचे में लिख, लिख ले, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, फिजिकल क्वांटिटी सेम, बस ये तेरे को अभी समझ में आएगा, अभी और अच्छे समझ में आएगा। अब देख ध्यान से सुन, मल्टीप्लीकेशन अगला आर्टिकल है, 2 मिनट का है, बस एक बार में समझ जाना। पाई ए नंबर टू ए वेक्टर, इसको स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं। मतलब मेरी बात समझ, ध्यान समझना, पेन नीचे रख दे, लास्ट पार्ट है कि सपोज मैं ऐसा बोलूं कि एक फोर्स है F, F1 या F, F1,
सपोज वो 10 न्यूटन ईस्ट है, ठीक है सर, तूने उस फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया मेरे भाई ऐसे, ये F1 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं किसी वेक्टर को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करता हूं, याद रखना मेरी बात, ध्यान से सुनना, अगर मैं किसी वेक्टर को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करता हूं, सपोज मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। बस मैं आपसे पूछूं भाई F1 इतना है, तो मुझे बताओ 2F1 कितना होगा? 2F1, तो तू बोलेगा सर 2 से गुणा कर दो, सर ये हो जाएगा सर 2 से गुणा कर 20 न्यूटन, और सर ये रहेगा ईस्ट। इसका मतलब अगर F1 ये है, दैट मींस मैं ये बोल सकता हूं कि सर 2F1 ये हो जाएगा, ये तुम्हारा 2F1 हो जाएगा। मतलब किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, पॉजिटिव संख्या से, पहले मैं पॉजिटिव संख्या के बारे में बात कर लूं, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब वेक्टर की लेंथ को दुगना कर दे, डायरेक्शन उसकी वही रहेगी। आपने 4 से मल्टीप्लाई, अब तू ये बता, यहां से मैंने 2 से गुणा करा, ये 2, तो ये 10 न्यूटन का 20 ही तो होगा ना, लेकिन ये दिशा थोड़ी ना चेंज होगी, दिशा तो वही रहेगी। तो अगर मैं किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो वो वेक्टर की लेंथ उतने टाइम्स हो जाती है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं, अगला प्रश्न, बोले बताओ 3F1 कितना होगा? तू कहेगा सर अगर F1 ये था ना तो 30 न्यूटन हो जाएगा सर, दिशा सेम रहने वाली है, ईस्ट रहेगा। मैंने कहा ठीक है, तो दैट मींस तू यहां पर बोलेगा, बोले सर इसका मतलब अब ये वाला जो वेक्टर है ये 3 गुना हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब तू देख रहा उसी प्रोपोर्शन में मेरे को लेंथ बढ़ानी पड़ रही है, लेकिन अगर वहीं पर मैं ये कहता कि भाई मुझे बता -2F1 कितना होगा, अगर F1 इतना है तो -2F1 कितना होगा, मतलब मैंने उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो याद ये रखना कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। भाई एक बार बता, ये -2 है, पहले तो 2 का मतलब क्या हो गया सब 20 गुना, तो आपने 20 न्यूटन तो उसका मैग्नीट्यूड कर दिया। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। इसका मतलब F1 अगर आगे है तो -2F1 किधर होगा? बोले सर जी F1 अगर आगे है, बोले सर 2F1 किधर था? मैंने कहा भाई आगे था। बोले सर इसी को क्या कर दो, इसी को उल्टा कर दो, खत्म। अब ये जो वेक्टर है ये क्या है तेरा? सर एक तो माइनस, क्योंकि दिशा अपोजिट हो गई है, दुगनी कर दी आपने, F1 का दुगना कर दिया। मैं इसको और बेटर तरीके से समझाता हूं, देख ध्यान से देख। सब मान लो कोई एक F वेक्टर इधर है, ठीक है सर, ये F वेक्टर है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, 2 से, ठीक है, रुक बढ़िया तरीके से लिखता हूं मैं, पेन नीचे रख दे, पेन नीचे रख, पेन नीचे रख। सब मान लो ये एक F वेक्टर है, ये F1 है, ये F वेक्टर है, तो सर 2F वेक्टर किधर होगा? मैंने कहा भाई कुछ नहीं करना सर, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसकी लेंथ डबल हो जाएगी, इसका मतलब ये तेरा हो जाएगा 2F वेक्टर। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा तेरा 3F वेक्टर। अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसकी, अच्छा इधर F है, इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब दिशा अपोजिट दुगना कर दिया, मतलब उल्टा, इस प्रकार से ये हो जाएगा -2F वेक्टर। अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं, हाफ से, तो ये हो जाएगा आधा F/2। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि आप किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव संख्या से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जिस संख्या से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाएगा, डायरेक्शन आपकी सेम रहेगी। लेकिन आप अगर किसी निगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड तो उतना हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या ये मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई है सारे बच्चों को? प्लीज बताओ, समझ में आई मैंने क्या बोला है? देख, कोई वेक्टर है, ठीक है, ये है, ठीक है, इसको तू 5 से मल्टीप्लाई कर, 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसका 5 गुना, 1 2 3 4, सपोज मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से मल्टीप्लाई इतना बड़ा वेक्टर बन गया। अगर मैं इसको -4 से मल्टीप्लाई करता तो पहले मैग्नीट्यूड तो हो जाता 4 गुना, और माइनस का मतलब अपोजिट, फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर देते, खत्म, इतना सिंपल है। सारी बात समझ में। और देख, मैं कहूं एक वेक्टर है ये F, ठीक है सर, तो बताओ -2F वेक्टर किधर होगा? -2F। तू क्या कहेगा? सर माइनस बोलो, सर दुगना कर दो, और माइनस का मतलब उल्टा कर दो, श्यू,
ये तेरा -12 है। ठीक है सर जी, ओके। अच्छा मैं तुमसे पूछूं एफ इधर है तो -f किधर होगा? -f। बोले सर इसका उल्टा कर दो तो -f हो जाएगा नीचे, दिस इज -f वेक्टर। f ऊपर तो -f नीचे। यार -f का मतलब क्या हो गया? अबे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। और तेरी इसका मतलब ये दोनों आपस में निगेटिव वेक्टर हो गए। f अगर ऊपर की तरफ था, आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब इसकी दिशा अपोजिट हो गई। आपने -1 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए? सर ये दोनों आपस में हो गए निगेटिव वेक्टर टू ईच अदर। अबे आप समझ में आया? जीरो नहीं बोलेगा, जोड़ नहीं रहे हम लोग ये पता लगा रहे हैं इसको कितने से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा। बोलो यार, बहुत सेंसिटिव टाइम चल रहा है, प्लीज यार तू बता तेरे समझ में आया नहीं आया। कुछ बच्चे कह रहे क्लास एंड करो, जो बच्चे कह रहे क्लास एंड करो वो जा सकते हैं, उनका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं, सीरियसली बता रहा हूं। सिलेक्शन चाहते हो तो फिर आगे से दिमाग से बात बिल्कुल निकाल देना कि क्लास छोड़ो, ये करो वो करो। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ है क्या? चल मैं ऐसे नहीं मानना, मेरे सवाल का जवाब दे। लिख इफ एफ बराबर 20 न्यूटन नॉर्थ, ठीक है, बस आंसर टाइप करना। 2f क्या होगा? 2f की वैल्यू कितनी होगी? 40 न्यूटन नॉर्थ, 2 से गुणा करते हैं 40 न्यूटन नॉर्थ, ठीक है। मुझे बता 6f क्या होगा? 6f का मतलब क्या होगा? सर 120 न्यूटन नॉर्थ। अरे भाई 6 से गुणा कर दिया, 6 गुना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 6 गुना हो गया, देखिए तो है 120 हो गया, 6 गुना कर दिया मैग्नीट्यूड। मैं कहूं -6f क्या होगा? तू कहेगा सर जी देखो पहले तो 6 गुना कर दो। सब माइनस का मतलब क्या? अपोजिट, तो इसका मतलब नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ। हमारी बात समझ में? अगर मैं तुझसे ऐसा बोलूं एक और चीज है, सर जी एक ब्लॉक है, मैंने कहा ठीक है एक ब्लॉक है भाई, सर आगे फोर्स लगाया F, F1 बराबर 10 न्यूटन का, मैंने कहा ठीक है सर, तो F1 को मैं लिख देता हूं 10 न्यूटन ईस्ट, कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई तू ये बता, तू यहां पर मुझे बता, अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं कहूं मुझे एक ऐसा वेक्टर बताओ, मुझे F2 बताओ। बोले F2 कौन है? बोले F2 है -F1 वेक्टर, मतलब F1 को माइनस से गुणा कर दो। तो तू क्या कहेगा? तू कहेगा सर जी देखो सर अगर इसको सब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे सर ये तो 10 का 10 ही रहेगा, परंतु ईस्ट का क्या बन जाएगा? ईस्ट का वेस्ट बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो ये F2 वेक्टर क्या बन गया तेरा? बोले सर ये इसका निगेटिव वेक्टर ही तो बन गया, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो F2 कितना हो गया? बोले 10 न्यूटन वेस्ट हो गया। तो अगर मैथ्स के पास अगर मैं जाऊं मैथ्स के पास, मैथ से पूछूं मेरे भाई एफ नेट बता कितना होगा दोनों का सम, तू कहेगा सर F1 है 10 न्यूटन आगे और F2 है 10 न्यूटन पीछे, एक आगे तो एक पीछे, 10 न्यूटन पीछे, ये तुम्हारा F2 हो गया। तो एक आगे भी 10 पीछे भी 10, आगे वाला फोर्स और पीछे वाला फोर्स, तो एफ नेट कितना हो गया मेरे भाई? बोले सर एफ नेट 0 आ गया। तो मैं यही चीज तो आपसे कहना चाह रहा हूं यहां पर कि F2 की वैल्यू कितनी है? -F। ये F2 जो भी था ये क्या है? बोले इसी का ही तो उल्टा कर दिया आपने, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज इक्वल टू -F1। और ये कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊं तो F2 प्लस F1, मतलब दोनों को जोड़ा तो क्या मिला? 0। हम भी तो ये कह रहे हैं एफ नेट 0 है, समझ रहा है? दिस इज मैथमेटिकली अप्रोच, ये भी सिखाना है, कल की क्लास में यही सीखेंगे। और ये हम ले रहे हैं थोड़ा सा फिजिक्स का मजा हल्का सा, तो खैर कोई बात नहीं, ठीक है। आप तो ये समझो यहां तक बात समझ में आई नहीं आई इस जगह था, ठीक है, कि अगर मैं किसी, बस क्लास छोड़ रहा हूं बेटा, सॉरी थोड़ी क्लास मैंने 5-6 मिनट खींच ली, ये तो खींचेगी 5-6 मिनट तो खींचेगी बेटा, याद रखना हमेशा, ठीक है। अभी के लिए बस केवल इतना याद रख लो कि अगर कल की क्लास में मैं यहीं से उठाऊंगा
और यहीं से मैं खोपचा कंसेप्ट भी लिखाऊंगा, किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई करोगे उसका डायरेक्शन सेम रहेगा और उसका मैग्नीट्यूड उतना गुना हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 गुना हो जाएगा, +3 से मल्टीप्लाई करोगे +3 गुना हो जाएगा। और अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो जो संख्या जितना, सपोज -3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, 3 का मतलब 3 गुना हो जाएगा, खत्म। -50 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, 50 का मतलब 50 गुना हो जाएगा, खत्म का। अगर ये सारी बातें जो मैंने आज तुम्हें बताई हैं तुम्हारी समझ में आ गई हैं तो अभी थंब अप टाइप करो, रोक 2 मिनट में सारा रिवीजन। सबसे पहले इक्वल वेक्टर, सब कुछ इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन भी इक्वल, मैग्नीट्यूड भी इक्वल, ठीक है सर जी, फिजिकल क्वांटिटी भी इक्वल। नेगेटिव वेक्टर का मतलब बोले सर डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए, तो नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। पैरेलल वेक्टर पैरेलल होना चाहिए, एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। को इनिशियल मतलब इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। को प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में होने चाहिए। किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, पहले देख नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव नंबर है +5 है तो 5 गुना हो जाएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिशा सेम रहेगी। -5 है, मैग्नीट्यूड 5 गुना हो जाएगा, दिशा अपोजिट हो जाएगी। आज की क्लास में निचोड़ यही था, क्लियर है? तो आज चलो पोल कराने की अब जरूरत नहीं, मैं क्लास यहीं पे छोड़ रहा हूं बेटा। अगर सारी बातें समझ में आ गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में दिल खोल कर टाइप करें। सारे बच्चे जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी, क्योंकि पहला लेक्चर है, वेक्टर का पहला लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी को थोड़ा बहुत भी कम समझ में आए तो प्लीज लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है? मजा आएगा और आगे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी बात, अब सारे बच्चे जो हैं ये ध्यान से टेलीग्राम चैनल को बेटा जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है? PDF में मैं इसको अटैच कर दूंगा, क्लियर है? चलो भाई मिलते हैं सब लोग, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।